मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग मैम। गुड मैं मॉर्निंग। संजीव सुमन, कंप्यूटर साइंस ब्रांच, मैं सेकंड ईयर से हूँ। मैं आप लोगों से एक्सपीरियंस जानना चाहता हूँ। आप लोग अपना इंट्रोडक्शंस दे दें और साथ में ब्रांच भी, और आप लोग कहाँ कहाँ प्लेस्ड हैं एक करके बता दें, फिर जो है मैं आगे My प्रोसीड name is करता हूँ। Vandana. I am from CSE department, and currently I am not placed in any company. I was having a job offers from IBM as well as HCL, but I skipped those for continuing for my higher studies. I am currently preparing for my GATE exams. My name is Pammi. I am from CSE branch 218 batch. I am currently placed in Wipro with package of 6.5 lakh. I am Anju from CSE branch 218 batch and I am placed in Infosys, but मुझे जनरल कंपटीशन करना है तो Yeah, hello everyone. So myself Ravi Chaudhary and I am placed in LCX. My package is 8 LPA. So I have been working in LCX from past 1 years. I got placed in third year. So that's all. Thank you. Hello all. So myself Prashant Kumar. I am from 2K18 West. I am placed in Value First at Value Company as a DevOps engineer. So ये that's 4 all. साल में जो कॉलेज लाइफ एक्सपीरियंस क्या रहा, आपने क्या अपार्ट फ्रॉम एकेडमिक्स आपने क्या सीखा? अपार्ट फ्रॉम एकेडमिक्स मैंने बहुत चीज़ सीखा। मैंने यहाँ आके अपना पैसन जाना कि मुझे किस चीज़ में मन लगता है, और वो मैं जानना कैसे वो मैं बताती हूँ आपको। जैसे कि फ़र्स्ट ईयर में जब मैं यहाँ आई तो हमारा 21 दिन का वो वर्कशॉप हुआ, और उसको क्या जिसमें आर्ट ऑफ लिविंग था। पहला चीज़ मेरा आर्ट ऑफ लिविंग था, जो कि बहुत नया चीज़ था। निर्मल सर उस टाइम प्रिंसिपल थे तो उन्होंने करवाया था। बहुत सारी पार्टी मैंने ऑर्गेनाइज़ करवाई, बर्थडे पार्टी से लेकर फेयरवेल पार्टी, फ्रेशर पार्टी, जिसमें मैंने ये जाना कि मुझे इवेंट ऑर्गेनाइज़र बनना है कल को। मैंने यहाँ अपना पैसन पहचाना, और ये कॉलेज बहुत सपोर्टिव है। आपको एकेडमिक के अलावा भी बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो आपको करने को मिलेगी। और सबसे बड़ा चीज़ है कि अगर आप कुछ नया करना चाहते हो ना, तो ये कॉलेज आपके लिए बेस्ट जगह है, जहाँ आप अपने 24 आवर्स अपने पैसन को दे सकते हो। ये क्लब एक्टिविटी आपको कितना सपोर्ट किया मैम? जब मैं यहाँ आई तो मैंने नुक्कड़ ज्वाइन किया, और नुक्कड़ में एक चीज़ मुझे पता चला कि कॉन्फिडेंस। नुक्कड़ आपको कॉन्फिडेंस दिलाता है। जब आप बहुत सारे लोगों के बीच पहली बार पब्लिक स्पीकिंग में आप अपने ड्रामा को प्रेजेंट करते हो, तो उससे आपको कॉन्फिडेंस आएगा। तो अगर आप फर्स्ट ईयर में आते हो इस कॉलेज में, तो एक तो ट्राई करना कि जितना पॉसिबल हो सके सारे क्लब को ज्वाइन करना, जैसे कि नुक्कड़ क्लब हो गया या म्यूज़िक क्लब हो गया। डांस क्लब हमारे बैच में पहली बार डांस क्लब इनिशिएट हुआ था। हमारे सीनियर जो थे उन्होंने कराया था, बट ये पहला बैच था जिसने डांस क्लब में ज्वाइन किया था, थैंक्स टू आवर सीनियर। और फिर डांस क्लब भी बहुत आगे तक गया। यहाँ के डांस क्लब वाले बच्चे IIT रुड़की तक गए। फिर नुक्कड़ भी नुक्कड़ तो खैर बहुत पहले से चल रहा है, यहाँ 4 साल पहले से चल रहा है, जो सर ने इनिशिएट करवाया था। और इसके अलावा भी बहुत सारे क्लब है, जैसे अभी तो कोडिंग क्लब स्टार्ट हुआ है। एकेडमिक्स में उतना ध्यान तो हम खुद भी नहीं दिए हैं। घूमने फिरने, फ्रेंड्स के साथ मस्ती करना, सबसे बेटर पार्ट यही रहा कि फ्रेंड्स के साथ मस्ती खूब की है। पढ़ाई उतना हुआ नहीं, या लिटरली कहो कि 12th के बाद पढ़ाई पे उतना ध्यान दिया नहीं गया। बट साइड में अगर कुछ कहा जाए तो एक रोबोटिक्स क्लब था जिसको हम पर्टिकुलरली ज्वाइन किए थे। थर्ड ईयर तक हम उसको कंटिन्यू अब किए हैं। तो रोबोटिक्स क्लब हम लोग का NIT JSR तक जा चुका है। मतलब अगर कहा जाए तो वहाँ पे भी एक टफ़ कंपटीशन हम लोग दिए थे। जो बाकी थे वहाँ पे प्रोफेसर्स, उन लोग के लिए हम लोग थे टफ़ कंपटीशन। बहुत ज़्यादा इवेंट्स में हम लोग का फर्स्ट पोजीशन भी आया। सो NIT JSR तक हम लोग गए। बाद में फिर ट्राई किए तो कुछ हम लोग के एग्ज़ाम्स एंड वो सब के कारण हम लोग का वो हर्डल्स हो गया, बट ठीक है वो भी। और बाकी हुड़दंग में भी थोड़ा सा थे, लेकिन स्टार्टिंग में जाके फिर वो छोड़ दिए। सो दैट्स मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था इस कॉलेज में। बहुत कुछ सीखने को नया चीज़ मिला, क्योंकि कॉलेज लाइफ बहुत अच्छा होता है और सबसे बेस्ट पार्ट होता है एक स्टूडेंट के लिए। और सबसे अच्छा बात ये था ना इस कॉलेज में कि जिसको जिस चीज़ में इंटरेस्ट है उस चीज़ में, एकेडमिक में या जिस चीज़ में था उस चीज़ में सबको जाने का मौका मिला। इवन यहाँ इस कॉलेज से हर चीज़ में सपोर्टिव है। मतलब कि अगर आपको जिस चीज़ में जाना है उस चीज़ के लिए आप जाओ, प्रिंसिपल से मिलो। इवन मैं डांस क्लब में गई थी, मुझे यहाँ से मतलब कि मौका मिला था कि हम कहीं और जाके IIT रुड़की जा कर के रिप्रेजेंट करें, बट मेरा एक इशू आने के कारण हम जा नहीं पाए थे। बट वहाँ पे IIT रुड़की जा कर के डांस क्लब के जो भी थे मेंबर, वो जा कर के 3rd प्राइज़ वहाँ से ले कर के आए थे और बहुत जगह गए थे। बट यहाँ पे
सीनियर ही ले गए थे, और वो चीज़ स्टार्ट हुआ तो सीनियर से ही, तो उनको थैंक यू, मतलब कि वो हर चीज़ को आगे बढ़ाते ले गए। और फिर फैकल्टी लोग भी है, वो भी बहुत अच्छे हैं, मतलब कि यहाँ पे बहुत सपोर्टिव है, हर चीज़ में सपोर्ट कर रहे हैं, चाहे वो कुछ भी। अपार्ट फ्रॉम एकेडमिक्स मेरा एक्सपीरियंस कॉलेज से बहुत अच्छा रहा यार। मतलब मैं बता नहीं सकता मैं कितना ये हूँ। यहाँ पे आए मैंने बहुत अच्छे अच्छे फ्रेंड्स बनाए, ठीक है। मस्ती तो जम के की है यार, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर पूरा जम के मस्ती करा है। पढ़ाई मतलब ठीक है, मैं सिर्फ सेमेस्टर पास करने के लिए पढ़ता था, ठीक। 2 दिन पहले मतलब ऐसा करके सेमेस्टर पास हो जाना है, तो वो मैटर नहीं करता। मेरा ये कहना है कि मतलब अगर इंजीनियरिंग में आए हो तो ठीक है, मस्ती ज़रूरी है, मतलब वो करते होते रहना चाहिए, पढ़ाई भी साथ साथ होते रहनी चाहिए। और देखो यहाँ पे अगर तुम हो तो सेमेस्टर को उतना ये मत लो, क्या कहते हैं सर, बोझ मत बना लो, ठीक है। सेमेस्टर को उतना मतलब ठीक है प्रायोरिटी मत दो, वो उसको सेमेस्टर के जैसा लो। तुम अगर 10 दिन भी पढ़ रहे हो तो आराम से वो निकल जाएगा। मेरा ये पॉइंट है कि तुम आगे में जो फ्यूचर जहाँ पे जाना चाहते हो, जैसे जॉब हो गया, या फिर किसी को गेट करना है, किसी को इसरो में जाना है, किसी को नासा में जाना है, तो उसका प्रिपरेशन करो जम के। क्योंकि मतलब एकेडमिक्स है ना, वो थ्योरेटिकल ये देते हैं यार, ठीक है। और तुमको मतलब जॉब रेडी बनना है, बाहर जाना है, बाहर जाके काम करना है, तो उसके लिए तुमको खुद से ये करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा। तो वो चीज़ एक हो गया। और मस्ती तो मतलब यार चलते रहनी चाहिए, मतलब मैंने बहुत सारी करा है मतलब ठीक है। हाँ, एकेडमिक्स में जैसे मैंने क्या करा था, टेक्नोलॉजी मैंने ये, और मैनेजमेंट में टीम में मैं था, ठीक है। तो उसका सारा मतलब जितना भी देखभाल था, टीम कौन टीम कहाँ पे कैसे काम कर रही, स्पोर्ट्स टीम, टेक्निकल टीम, उमंग टीम, जो भी है, तो वो सारा मैंने मैनेज करा था। तो उसमें ना क्या हुआ कि मुझे एक्सपीरियंस ऐसा मिला कि यार कैसे जो भी बड़े बड़े कॉलेजेस में हैं, इवेंट कैसे हैंडल होता है, ठीक है, कैसे लोगों को मैनेज करना चाहिए, कैसे रिसोर्सेज को मैनेज करना चाहिए, कैसे फैकल्टी से इंटरेक्ट करना चाहिए। तो ये सब यार एक्सपीरियंस बहुत मुझे मिला। अगर वही मैं नहीं, अगर ये सब एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ में अगर पार्टिसिपेट नहीं करता तो आई डोंट थिंक कि मुझे इतना एक्सपीरियंस हो पाता, ठीक है। इससे क्या होता है कि अगर आप कोई इवेंट वगैरह ऑर्गेनाइज़ करवाते हो तो आप मतलब फैकल्टी भी आपको जानते हैं, जूनियर्स जानते हैं, ठीक है। तो ये सही है, मतलब पढ़ाई भी है ठीक है, लेकिन एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ भी होना चाहिए। तो जब मैं आया था फर्स्ट ईयर में, तो कॉलेज का ओवरऑल एक्सपीरियंस बताऊं 4 साल का, तो इट वाज गुड। सो आपको ओवरऑल लाइफ का जो कॉलेज का पार्ट होता है 4 साल, ये आपके लाइफ का एक बहुत ही बहुमूल्य समय होता है। यहाँ पे आप बहुत कुछ सीखते हो। इवन आगे की लाइफ आपकी कैसे होगी वो आपका कॉलेज लाइफ डिसाइड कर सकता है, अगर आप चाहोगे तो, ठीक है। बाकी बहुत अच्छे दोस्त बने कॉलेज में, कुछ दोस्त अलग भी हुए, तो वो बाकी एक्टिविटीज़ वगैरह अच्छी है। अगर आप इंटरेस्टेड हो किसी चीज़ को लेके, आप पैशनेट हो, तो कॉलेज आपको मौका देगी उसमें अच्छा करने का, आपको सपोर्ट करेंगे, सीनियर आपको सपोर्ट करेंगे, फैकल्टीज आपको सपोर्ट करेंगे, सब सपोर्ट करेंगे आपको। बाकी फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में पढ़ाई पे उतना कुछ फोकस था नहीं, सेमेस्टर पास करने के लिए पढ़ लेता था थोड़ा बहुत। बाकी CGPA वगैरह मेंटेन हो जाता था वो। हाँ, तो फिर थर्ड ईयर में आया तो थोड़ा लगा कि हाँ कुछ करना चाहिए, कॉलेज के बाद क्या होगा, तो सोचा कि जॉब सेक्टर में जाना चाहिए। फिर मैंने उसके लिए प्रिपरेशन स्टार्ट की, जो नए नए टेक थे उस पर काम करना स्टार्ट किया, टेक्नोलॉजी को सीखना स्टार्ट किया। फिर DSA जो कि बहुत मस्ट है आज प्लेसमेंट के लिए, ये आपने कब स्टार्ट किया था? थर्ड ईयर में थर्ड ईयर में मतलब कि जो है स्टार्टिंग में 5th सेमेस्टर। तो हाँ, कितना टाइम आपने दिया सर? देखो DSA को कम से कम तुम्हें 6 महीने तो देने पड़ेंगे, अगर तुमको उसका बेसिक्स क्लियर करने हैं तुमको DSA को, तो 6। और उनमें सर एक जनरल कितना नंबर ऑफ क्वेश्चंस किया जाना चाहिए सर? देखो नंबर कुछ नहीं होता है, ठीक है, मेरे अकॉर्डिंग नंबर कुछ नहीं होता है। तुम्हारा एक जनरल केस नंबर कुछ नहीं होता है, तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर रहना चाहिए। तुमने 1000 भी क्वेश्चंस कर लिए, अगर तुम्हारा कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं है तो क्वेश्चंस करने का कोई फ़ायदा है नहीं। अगर तुमने 250 क्वेश्चन किए और तुम्हारे कॉन्सेप्ट क्लियर हैं तो वो तुम्हारे लिए बहुत बेनिफिशियल होंगे। तो ये है DSA के लिए।
बाकी तुम्हें टाइम तो देने पड़ेंगे क्योंकि कॉन्सेप्ट्स होते हैं, तो कम से कम 6 महीने तो तुम्हें देने पड़ेंगे DSA 6 महीने आपने दिए सर। ऑन अप्रोक्स कितना कोडिंग को या DSA को डे वाइज आप टाइम दिया? तो डे वाइज कम से कम जो मैंने दिया था वो 2 से 3 घंटे दिए थे डेली। तो वो फिर 6 महीने तक मैंने सारे टॉपिक्स कवर कर लिए थे जो कि मेरे प्लेसमेंट में बहुत हेल्पफुल हुए। उसके बाद मैंने एंड्रॉयड पे काम किया था थोड़ा बहुत, फिर उसमें कुछ प्रोजेक्ट्स वगैरह किए एंड्रॉयड पे। तो स्टार्टिंग में मैं एंड्रॉयड डेवलपर के लिए इंटर्न हायर हुआ था, उसके बाद फिर मेरा फुल टाइम डेवऑप्स के लिए हुआ है वैल्यू फर्स्ट कंपनी में। तो यही था मेरा प्लेसमेंट का रोड मैप। आपने कितना दिन पहले स्टार्ट किया था प्लेसमेंट्स के लिए प्रिपरेशंस? आपका क्या रोड मैप? मैंने प्रिपरेशन यार स्टार्ट करा था मैंने आई थिंक सेकेंड ईयर के हाफ में, ठीक है। सेकेंड ईयर से पहले तो मतलब पूरा फुल मस्ती ऑन चलता था, ठीक है। हाँ हाँ, तो हाँ जब पैंडेमिक स्टार्ट हुआ था तो उस टाइम मैंने स्टार्ट करा था। तो यार पैंडेमिक ने ना मुझे बहुत कुछ बेनिफिट्स दिया है। मतलब क्या हुआ था कि उस टाइम क्लासेस बंद हो गए थे, ठीक है, कहीं जाना नहीं रहता था, आराम से रूम पे हॉस्टल पे रहते थे। तो उस टाइम मैंने न्यू लैपटॉप ख़रीदा था, तो यूडीमी से मैंने कोर्स परचेज़ करा था जैंगो का। तो क्या उसमें जब मैंने प्रोजेक्ट्स जब बनाना स्टार्ट करा ना तो वो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो फिर वहीं से मेरा जो जर्नी है कोडिंग का वो स्टार्ट हुआ। पहले तो मैंने DSA कर रखी थी, जैसे नॉर्मल सब्जेक्ट का जो पढ़ाया जाता है मतलब सेमेस्टर में वो तो करा था मैंने, बट वो ऊपर से गया था और उस टाइम पढ़ाई में उतना चलता भी नहीं था, तो ये हो गया था, स्किप हो गया था। तो फिर जब क्या कहते हैं, जब मैंने कोडिंग अपना स्टार्ट करा, लिंक्डइन वगैरह ज्वाइन करा, तो वहाँ पे पता चला यार कि मतलब DSA है ना, DSA आपको बहुत कुछ दिला सकती है, ठीक है। DSA से आप कुछ बहुत कुछ अचीव कर सकते हो। आप किसी भी कंपनी में जाना चाहते हो तो आप उसके थ्रू अचीव कर सकते हो। तो वहाँ से मैंने फिर अपना ये DSA क्या कहते हैं फिर से रिवाइज़ करा, कॉन्सेप्ट्स फिर से रिवाइज़ करके और उसको मैंने उस पर ज़्यादा फोकस करा। तो मैं बताता हूँ तुमको, मैंने कितना 1 साल का टाइम दिया होगा इस पे, अपने जो हाँ DSA एंड जो भी डेवलपमेंट थे उस पे 1 साल का। और DSA मतलब तुम 3 मंथ्स में भी कर सकते हो, 6 मंथ्स में भी कर सकते हो, ये तुम्हारे अंडरस्टैंडेबिलिटी पे डिपेंड करता है, ठीक है। तुम कितना जल्दी उसको ग्रैब कर पा रहे हो वो होता है। और मैं कहूँगा यार कि मतलब DSA कर रहे हो ना तो उसको छोड़ो मत। DSA जो है वो थ्रू आउट 4 ईयर्स करते रहो तुम, क्योंकि अगर तुम एक बार छोड़ दोगे ना, जैसे तुमने क्या करा, आज एक क्वेश्चन बनाया, वो जब तुम बनाने जाओगे तो मान लो तुमसे नहीं सॉल्व हो रहा, तुम जाके ट्यूटोरियल देखे तुमको वो समझ आ गया, लेकिन फिर वही क्वेश्चन जब तुम 1 वीक बाद जाओगे ना या फिर 1 मंथ बाद जाओगे तो वो तुमको कुछ समझ ही नहीं आएगा कि यार ये क्या हो रहा है, मतलब कैसे ये कर रहा है। तो मेरा ये कहना है कि DSA आप कंटिन्यूअसली करते रहो, क्योंकि DSA कोई भी बड़ी कंपनी होती है ना, फांग कंपनी होती है, वो आपको जब फर्स्ट जो ये होता है क्राइटेरिया होता है वो टेस्ट क्लियर करके ही जाना होता है, या फिर आप HD 1 के लिए जाओ, 2 के लिए जाओ या 3 के लिए जाओ। DSA इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, तो वो आपको नहीं छोड़ना है, ठीक है। ये तो बात होगी DSA की कि इम्पॉर्टेंट है। DSA के साथ साथ आपको डेवलपमेंट भी करनी है, बिकॉज यू आर नॉट फ्रॉम IIT और NIT, ठीक है। हम BC से हैं तो हमें अपना कुछ रिज्यूमे दिखाना पड़ेगा कि येस वी हैव द कैपेबिलिटी टू डू द प्रोजेक्ट्स। तो वो आप कैसे दिखाओगे, आप कुछ प्रैक्टिकल करके रखोगे तभी ना कंपनी जो है वो आप पे भरोसा करेगी, क्योंकि आप तो बड़े कॉलेज से हो नहीं यार। तो उसके लिए आपको डेवलपमेंट करना पड़ेगा, ठीक है, डेवलपमेंट करना पड़ेगा। आपको प्रोजेक्ट्स अच्छे अच्छे बनाने पड़ेंगे, या फिर वो वेब डेवलपमेंट में हो, एंड्रॉयड डेवलपमेंट में हो, या फिर ब्लॉकचेन में हो, डेटा साइंस में हो, बहुत सारे फील्ड्स हैं। आप ऐसा करो कि अगर आप फर्स्ट ईयर में हो, ठीक है, तो फर्स्ट ईयर में हो तो मतलब एक एक महीना सारे टेक्नोलॉजीज़ को दो, ये मेरा मानना है। एक महीना दो, सब कुछ को एक्सप्लोर करो, ठीक है। और डिपेंडिंग ऑन द इंटरेस्ट आपका क्या किस में रुचि है, फिर उसको एक आगे फॉलो करो। एक महीने का सबका ये ले लो। अगर मान लो आप थोड़ा लेट स्टार्ट कर रहे हो, लेट स्टार्ट मान लो जैसे 3rd ईयर से कर रहे हो, आपके पास तो टाइम नहीं रहेगा, तो आप देखो कि मतलब जो सीनियर्स क्या अच्छा कर रहे हैं, या फिर थोड़ा स्टडी करो कि किसका मतलब ज़्यादा अच्छा है, उसके डिपेंडिंग ऑन दी ये सिचुएशन और मार्केट ट्रेंड्स, उसके हिसाब से आप ये कर सकते हो।
वेब डेवलपमेंट, एंड्रॉयड डेवलपमेंट। और ये ना बढ़िया होना चाहिए यार, डीएसए के साथ साथ ये बढ़िया होना चाहिए तुम्हारा, क्योंकि जो कंपनीज़ में पहले रिज्यूमे जाएंगे ना, तो तुम्हारे प्रोजेक्ट्स के ही बेसिस पे वो तुम्हारा रिज्यूमे सेलेक्ट होगा। कोडिंग लिंक आएगा तुम्हारा प्रोजेक्ट के बेसिस पे ही। अगर तुम्हारा रिज्यूमे ही सेलेक्ट नहीं हो रहा है, तो तुमने जो डीएसए इतना बढ़िया कर रखा है, तुम मतलब लीड कोड पे एकदम 100 क्वेश्चन किए जा रहे हो, तो वो कोई फ़ायदा का नहीं है, ठीक है। अगर तुम्हारा रिज्यूमे ही सेलेक्ट नहीं हो रहा है, तुम्हारा रिज्यूमे एचआर के पास पहुंच ही नहीं रहा है, तो उसके लिए तुमको मतलब अपना पोर्टफोलियो जो है वो बढ़िया करना पड़ेगा डेवलपमेंट के थ्रू, ठीक है। और जैसे क्या होता है कि अगर मान लो तुम डीएसए साइड में हो, तो उसमें एक कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग करके भी एक चीज़ आती है, ठीक है। उसमें क्या होता है कि तुम कोई भी कॉन्टेस्ट वगैरह देते हो जाके, तो वहाँ पे कोड फोर्सेस, कोड सेफ, ये सब का प्रोफाइल अपना अच्छा करके रखो। जैसे कोड सेफ है, उस पर तुम 4 स्टार, 5 स्टार, 6 स्टार ये सब करके रखो। कोड फोर्सेस है, कोड फोर्सेस पे न्यूबी तो बहुत ये हो गया यार, मास्टर अगर हो या फिर एक्सपर्ट हो, तो वो एज देता है तुमको रिज्यूमे में, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ मतलब कंटिन्यू करो थ्रू आउट द 4th ईयर, ठीक है, ये मेरा मानना है। और सर आप डीएसए को डे बेसिस पे कितना टाइम देते हैं सर ऑन एंड अप्रॉक्स आई थिंक 4 आवर्स पर डे। और उसमें सर 4 आवर जो देते हैं उसमें ऑन एंड कितना क्वेश्चंस एक जनरल स्टूडेंट लगा सकता है सर? तुम देखो, ये तुम पे डिपेंड करता है यार। हाँ, कैसा कभी होता है ना कि एक क्वेश्चन आता है, तुमने वो क्वेश्चन मतलब कर रखा होता है, ठीक है, तो वो तुम तुरंत बना लोगे। और कोई ऐसा क्वेश्चन आता है ना कि मतलब तुमको आ रहा है, तुम सोच रहे हो, वो इम्प्लीमेंट ही नहीं हो रहा है। अब मान लो इम्प्लीमेंट भी कर लिए, तो रन टाइम एरर दे देगा या टीएलई दे देगा, तो फिर क्या करते हो तुम, उसका जाते हो सॉल्यूशन देखते हो, तो ये सब हो गया, तो उसमें टाइम लग जाता है। तो ऑन एंड अप्रोक्स तुम मतलब मेरे ख्याल से हाँ पर डे तुम अगर 10 क्वेश्चंस भी कर रहे हो ना पर डे, 10 क्वेश्चंस, तो वो बहुत सही है यार, मतलब तुम्हारा रिदम बनना हुआ रहेगा। बिगिनर कितना प्रोसेस कर सकता है? बिगिनर, ओके, बिगिनर के लिए यार तुम मतलब वो तो फिर एक क्वेश्चन, हाँ वो तुम पे डिपेंड करता है, ठीक है। देखो, हम जब बिगनर थे, एकदम स्टार्टिंग का बता रहे, जब हम हैकररैंक पे गए थे, तो मेरा एक्सपीरियंस क्या था कि उस प्लेटफॉर्म को समझने में, और उसका पहला क्वेश्चन हेलो वर्ल्ड का था जो कि देख के कर लिए थे। जब दूसरा क्वेश्चन करने गए तो मतलब कि ये ठान लिए थे कि अब चाहे कुछ हो जाए खुद से ही करेंगे, नहीं देखेंगे इधर उधर से कहीं। और उस चीज़ को करने में हम लिटरली बता रहे, हम 2 दिन लगा था हमको। वो बहुत छोटा सा चीज़ था, लेकिन हमको करने में बहुत दिन लगा था। और ऐसा नहीं, अभी तो हम बहुत कम, मतलब कि हम क्योंकि छोड़ दिए थे DSL को। तो बिगिनर के लिए कोई एडवाइस नहीं है। बिगिनर को बस हम यही बोलेंगे कि 3 मंथ तक के बाद तुम अपना आउटपुट देखो कि तुम्हारा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ऐसा नहीं है कि 1 हफ्ता में तुम क्या किया उसका फिर तुम आउटपुट देखते जाओ, ऐसा नहीं होगा। वो DSL को बहुत बड़ा चीज़ है। अगर तुमको कहोगे कि ताला है ना, अगर फैंग कंपनी का चाबी है, वो DSL को है, तुमको अच्छा पैकेज के लिए। आज नहीं तो कल तो तुमको DSL को सीखना ही है। जो ये बोलता है कि अगर तुमको जाना है माइक्रोसॉफ्ट, अमेजन, ये सब में जाना है, तो ऐसा नहीं है कि तुमको प्लेसमेंट नहीं लगेगा, और फील्ड में लगेगा, अच्छा भी करोगे। बट अब तुम्हारा एम है कि तुमको एक प्रोग्रामर बनना है, तुमको DSL के थ्रू ही जाना है, तो फिर तुम नहीं पता। अभी हम लिटरली कोई ऐसा नहीं बोल सकता कि इतना क्वेश्चन कर लो तो हो जाएगा। तुमको लग जाएगा कि तुम्हारा हो जाएगा, उतना तक करना। हाँ, लब बबर एक चीज़ सजेस्ट किया था, वो क्या बोला कि तुम एरे का क्वेश्चन लगा रहे हो, लगाओ, लेकिन तुम तब तक लगाओ जब तक तुम्हारा खुद का चीज़ स्ट्राइक नहीं करने लगे। तुम पहला क्वेश्चन जब खुद से बनाने लगो बिना किसी हेल्प के, उस दिन तुम समझ जाओ कि तुम्हारा एरे कंप्लीट हो गया। ये लब बबर का स्टेटमेंट है, ठीक है। तो बिगनर के लिए कोई वो नहीं है। तुम ABCD तुम बता सकते हो, कब सीखे नहीं पता। हम लोग का सीखने में कितना टाइम लगाते हैं, बस उतना ही टाइम लगेगा DSL को सीखने में। अब तुम पे कि तुम कितना दिन में वो चीज़ कर सकते हो। हाँ, एक चीज़ और, हर आदमी का अपना पोटेंशियल होता है। जैसे कुछ लोग टॉपर होते हैं तो वो जल्दी कर लेते हैं, कुछ का दिमाग स्लो होता है क्योंकि वो पहले यूटिलाइज नहीं कर चुके होते उस चीज़ को। सबके लिए, सबका अपना अपना पोटेंशियल है। अगर मेरा ही बैचमेट का अगर 30 लाख का पैकेज है आज का, तो वो उसका पोटेंशियल है, वो हमसे ज़्यादा कहीं ना कहीं हार्डवर्क किया होगा।
तो इसलिए कभी भी दूसरा से कंपेयर नहीं करना है, खुद का करना है DSL। करिए मैम, उसका क्या रोड मैप है? एक्चुअली गेट का प्रिपरेशन हम थर्ड ईयर में स्टार्ट किए थे। उससे पहले इंटेंशन ही नहीं था कि गेट करना है या कुछ करना है, कुछ नहीं सोचे थे। थर्ड ईयर में सोचे कि चलो गेट करना है, वो भी सेकेंड जब 5th सेम फिनिश हो गया था उसके बाद कोरोना का चल रहा था, तो उसमें नोटिफिकेशन आया था, हाँ गेट का नोटिफिकेशन आया कि अब गेट देगा थर्ड ईयर, तो उसके बाद किए। तो थोड़ा बहुत अब उस टाइम में पूरा सारा सब्जेक्ट्स कवर अप नहीं होते हैं, और प्लस में कोरोना का पैंडमिक चल रहा था, तो बहुत सारे सब्जेक्ट्स क्लास में भी कवर नहीं हुए। खुद से पढ़ना था तो ठीक है, जितना हो सका मतलब क्लैरिफाई करने लायक नंबर आ जाता है अगर उसमें भी पढ़ लो थोड़ा भी। सारा सब्जेक्ट्स कवर करना इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है कि जितना पढ़ रहे हो बस वो समझ में आ जाना चाहिए। तो थर्ड ईयर वाला कंप्लीट हुआ। फिर फोर्थ ईयर में जब हुआ कि ठीक है फोर्थ ईयर में तो अब देना कंपलसरी है, तो उसको भी एक बार अटेम्प्ट करना था। तो उसको फिर और जितना सब्जेक्ट्स कवर अप हुआ था तो उसको रिवाइज भी करना है, प्लस में न्यू सब्जेक्ट्स भी कवर करना है जो नहीं पढ़े थे पिछले बार, उसको भी कवर अप करने में फिर टाइम लगा। फिर लास्ट मोमेंट में मेन होता है ना कि एग्ज़ाम्स के पहले 2-3 मंथ्स पहले प्रिपरेशंस छोड़ना नहीं है, जो मेरी गलती थी। मेरा एक्चुअली में वो इशू था कि हम प्रिपरेशंस को लूज़ कर दिए कि भाई मेरा सब्जेक्ट्स कंप्लीट है, लूज़ रिवीजन लूज़ हो गया, लास्ट में सारा जो एग्ज़ाम्स दिया जाता है मॉक टेस्ट वो सारा लूज़ हो गया। गेट क्वालिफाई तो हो गया बट वो नंबर नहीं आया, तो बस वही इशू होता है। अगर लूज़ कहीं पे खुद को कर रहे हो तो वो बाद में दिख जाता है, तो वो नंबर में रिफ्लेक्ट कर जाता है। आपने सेल्फ स्टडी का कोई प्लेटफॉर्म का भी ये सब्सक्रिप्शन लिया था या स्टडी? सारा सेल्फ स्टडी था। हाँ, सारा सेल्फ स्टडी। मेरा 2 ईयर का जो भी प्रिपरेशन है मेरा सारा सेल्फ स्टडी पे है। बट इस बार था कि भाई कुछ सब्जेक्ट्स में अभी भी कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं थे, और कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने के लिए हमको चाहिए था प्रोफेसर्स का हेल्प। बट यहाँ पे तो अब क्लासेस फिनिश हो चुके हैं, तो अब यहाँ से हेल्प नहीं, तो इसके लिए अब इस बार प्लेटफॉर्म लिए हैं जो मतलब एस एकेडमी से कर रहे हैं हैदराबाद से। सो अब इस बार है कि अब इसको क्लियर अप करना है, बहुत सारे कॉन्सेप्ट जो मेरे क्लियर नहीं हो पाए वो क्लियर अप करना है अलॉन्ग विद द रिविजन्स एंड द टेस्ट। आप जो जनरल में जा रही हैं, आपने मतलब कॉलेज लेवल में जनरल प्रिपरेशंस के लिए आपने कितना टाइम दिया और आपका क्या उसमें रोड मैप रहा, और आपने अपार्ट फ्रॉम द जनरल कॉम्पिटिशन आपने एकेडमिक्स को कैसे मैनेज? मेरा पहले से ही मोटिव था कि हमको जनरल कंपटीशन ही करना है और उसी में जाना है। बट मेरा ये मतलब कि जब हम यहाँ आए थे तो उसी समय से था कि एक टेक्निकल कोई भी ग्रेजुएशन ही चाहिए, तो मैंने टेक्निकल चुना। क्योंकि टेक्निकल इसलिए चुना क्योंकि अगर आप जनरल कंपटीशन में जाते हो, अगर आप एक ग्रेजुएट होते हो तो कुछ ऐसा फॉर्म आता है जनरल कंपटीशन में जो कि टेक्निकल वाला ही सिर्फ भर सकता था। तो हम चाहते थे कि मतलब कि बीपीएससी का कोई कोर्स कर रहे हैं जैसे, तो उसका मतलब कि बीपीएससी का एक फॉर्म आता है जिसमें आप जो भी मतलब कि टेक्निकल वाले हो तो वो अपना ब्रांच का जो पेपर होता है वो आप रख सकते हो। वो सबसे मेन मोटिव होता है मेंस के लिए, क्योंकि आपको मेंस में अगर नंबर लाना है तो आपका एक कोई भी टेक्निकल पेपर होता है वो आप ला सकते हो। तो इसलिए मैंने सोचा कि टेक्निकल करके तब जनरल कॉम्पिटिशन, और ये मेरा शुरू से ही मोटिव था कि हमको जनरल कॉम्पिटिशन वाले में ही जाना है। तो बस था कि हाँ, बट मैंने फॉर्म डाला था तो फिर वो इंटरव्यू दिया, वो सब हुआ। बट है मेरा कि जनरल कंपटीशन में हो, क्योंकि जनरल कंपटीशन एक ऐसा चीज़ होता है अगर आप एक बार मोटिव बना लेते हो तो आपको लगता है कि हमको उसी चीज़ में आगे बढ़ना और उसी चीज़ में सक्सेस करना है। और रहता है कि क्योंकि आप जनरल कंपटीशन में आप एक टाइम डिफाइन नहीं कर सकते हो कि हमको इतना टाइम देना है तो हमको इतना टाइम हो जाएगा। जैसे आप बोले ना कि DSL को में आप कितना टाइम दोगे या फिर कुछ भी, तो बट जनरल कंपटीशन एक ऐसा चीज़ नहीं है। आपको इसमें 1 साल भी लग सकता है, 2 साल भी लग सकता है, बट आप अगर ठान लिए ना कि हाँ हमको इसमें जाना और हो जाएगा तो मीन्स हो ही जाता है। बस आपको प्रिपेयर अच्छे से करना है, बाकी थैंक यू मैम सर। सर गुड आफ्टरनून मैम। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए। आप लोग कौन से ब्रांच से है, किस कंपनी में प्लेस्ड है? फर्स्ट ऑफ ऑल माय नेम इज़ नेहा कुमारी एंड माय ब्रांच इज़ कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, and I have recently completed my internship from the company Geeks for Geek. I think you all well know this company. So and apart from this internship, I also have 2 companies offer letter which is from the Infosys and from the company Hexaview. So these basically my role in their company will be related to the software development. And recently I have did my internship which is regarding to very much which very much belongs to coding part. So this is about my internships and about my what in the career field what I'm going to do in the next.
So this is about my career. So my name is Sakshi. I am also from computer science and engineering branch, and I have also got an offer from Joe Stocks company. It was an internship and full-time PPO offer, and this offer was related to it was Android developer role. So that's all about me. Thank you. हेलो एवरीवन. सो मेरा नाम मोहित गुप्ता है एंड बेसिकली मैं भी कंप्यूटर साइंस से ही हूँ. सो मेरे पास राइट नाउ अभी 3 ऑफ़र्स हैं. पहला था जो स्टॉक्स में मैंने 6 मंथ का इंटर्नशिप करा था, वहाँ पीपीओ ऑफ़र था. फिर उसके बाद एक न्यून बाइट से ऑफ़र है, और राइट नाउ मतलब 2-3 दिन कुछ दिन, एक सप्ताह हुआ, एक और कंपनी कू से ऑफ़र आया है. सो मैं कू को ज्वाइन कर रहा हूँ एज अ सॉफ्टवेयर डेवलपर देयर. एंड टॉकिंग अबाउट माई एक्सपीरियंस, सो स्टार्टिंग से मेरा प्लेसमेंट का कोई इरादा था नहीं. मुझे स्टार्टअप करना था, और स्टार्टअप से ही पहले मुझे डांस क्लब में था मैं. उसके बाद मैंने स्टार्टअप ट्राई करा, बहुत सारी चीज़ें ट्राई करी, फिर वो नहीं हुई. यहाँ पे मैं एक्सपीरियंस तो काफ़ी मिली पर हुई नहीं. फिर समय ऐसा आया कि लगा कि प्लेसमेंट लेना चाहिए. फिर 3rd ईयर में मैंने प्लेसमेंट स्टार्ट करा, स्ट्रैटेजी सब, और फिर हुआ ऐसे. दैट्स ऑल. हाय एवरीवन. सो मेरा नाम शिवानी कुमारी है एंड आई एम ऑल्सो फ्रॉम कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट. वी ऑल आर फ्रॉम सेम डिपार्टमेंट एक्चुअली. एंड सो talking about my placement scenarios, so I have done my internship, 6-month internship in Joe Stocks for Android development role, and I have an offer from Wipro and NPCI. So I don't know exactly what I'm going to join, but yeah, I'm trying my best for further companies. And yeah, I have also in my 3rd year I have participated in many hackathons, but I couldn't get selected for those, but it was a nice experience. So I would like to suggest every juniors that they should appear and get knowledge through it. So yeah, that's all about me. Thank you. Thank you ma'am. Sir, as you are already aware of the college environment, that no companies come here for placement, how did you go for off-campus placement? I mean, what is the approach? What are the steps that one should follow to get a better placement opportunity? सो बेसिकली यार देखो, मतलब ये तो क्लियर है कि हमारे कॉलेज में उस तरह का प्लेसमेंट इन्वायरमेंट है नहीं. कंपनीज़ क्या मतलब प्लेसमेंट का तुम्हारा पीयर ग्रुप भी ऐसा नहीं मिलेगा कि हमको प्रिपरेशन करना है ये सारी चीज़ें. और इनिशियली स्टार्टिंग में या तुम्हारे बैच में मोस्टली होंगे जो गेट की तैयारी कर रहे होंगे ये सारी चीज़ें, ठीक है. तो सबसे पहले तो ये चैलेंज है तुम्हारे लिए कि तुम पीयर ग्रुप कैसे बिल्ड कर रहे हो, कि तुम्हारा इन्वायरमेंट कैसे बन रहा है. क्योंकि ऐसा नहीं है कि प्लेसमेंट स्टार्ट किए, स्ट्रैटेजी स्टार्ट किए, तैयारी स्टार्ट किए, 10 दिन चला, फिर अकेले करते हो तो फिर तुम छोड़ ही दोगे, ठीक है. तो पहला तो ये कि तुम्हारे पास एक इन्वायरमेंट होना चाहिए. तो वैसा तुम क्रिएट करने का ट्राई करना होगा. सबसे पहली चीज़ तो यही है, वो करो. उसके बाद सबको पता है डीएसए करो. डीएसए सबसे बड़ी चीज़ है. डीएसए करो, डेवलपमेंट करो. अगर 2 चीज़ें हैं, देखो मतलब अगर तुम आईआईटीज़ या एनआईटीज़ से हो तो तुम्हारे पास एक प्रूफ ऑफ वर्क है कि मैं एनआईटी या मतलब आईआईटी क्रैक कर चुका हूँ, मैंने मेहनत करा है, मुझे मेहनत करना आता है. पर अगर तुम बीसीई से हो तो तुम्हारे पास कोई प्रूफ ऑफ वर्क नहीं है कि तुमने किया क्या है, तुम्हारा मेहनत करने का कैपेबिलिटी कितना है, तुम्हारा कैलिबर कितना है. तो तुमको कैलिबर दिखाने के लिए तुम्हें रिज्यूमे बिल्ड करना होता है. अगर तुम ऑन कैंपस प्लेसमेंट्स हो रहा होता है एनआईटी या आईआईटीज़ में, तो वहाँ क्या हो रहा था कि तुम्हारा कैलिबर पहले से पता है कंपनीज़ को कि भाई ये मेहनती आदमी है, बस इसको थोड़ा सा ट्रेन करेंगे, अगर कुछ भी मतलब बस उसका इंटरव्यू लेना है, उसके प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स देखेंगे, इसको ले लेंगे, ठीक है. तुम्हारे पास प्रूफ ऑफ वर्क है. पर अगर तुम अदर दैन एनआईटीज़ आईआईटीज़ और जो प्रीमियम कॉलेज है जाते हो जहाँ पे ऑन कैंपस प्लेसमेंट्स नहीं हो रही हैं, तो वहाँ पे तुमको अपना प्रूफ ऑफ वर्क दिखाना होता है. तो उसके लिए तुम्हें अपना रिज्यूमे बिल्ड करना होता है, ठीक है. तो वो सबसे बड़ी चीज़ है. अब रिज्यूमे के लिए क्या 2-3 चीज़ें हैं. पहले तो ये कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग कर लो, उससे तुम अपने स्टार्स बना लो, वो भी एक चीज़ है. तो वहाँ पे भी बहुत सारी चीज़ें हैं. तुम कितने 2 चीज़ें हैं. तुम अगर कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग कर रहे हो तो वहाँ जो तुम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो वो चीज़, और जो तुम इंटरव्यू में क्वेश्चन मिलता है तुझे, उन दोनों में बहुत डिफरेंस होता है, ठीक है. तो वो एक चीज़ है. मतलब तुमको एक प्रोफाइल बनाना होगा कैसे भी. कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में करो, ओपन सोर्स में करो, डेवलपमेंट में करो. डेवलपमेंट में प्रोफाइल बनाने का सेंस ये होता है कि ये ऐसा नहीं कि मैं एंड्रॉयड डेवलपमेंट कर रहा हूँ तो उसका मैंने 2-3 ट्रेनिंग कर लिया, उसका सर्टिफिकेट डाल दिया, या 1-2 प्रोजेक्ट्स कर लिया, उसको दिखा दिया कि हाँ भाई ये गिटहब पे है, दिखा दिया मैंने. वो चीज़ मतलब उसको प्रोफाइल नहीं बोलते हैं. प्रोफाइल का मतलब ये है कि तुम अगर वेबसाइट बनाए या ऐप बनाए तो उस पर कुछ यूजर्स आ रहे हैं, उसको मतलब डेवलपमेंट प्रोफाइल बोलते हैं. समझ रहे हो.
अगर तुम कंप्यूटर प्रोग्रामिंग कर रहे हो तो उसके कुछ स्टार्स हैं लोगों को दिखाने के लिए, हमारे पास कुछ दिखाने के लिए होना चाहिए जो कि मतलब एक रिलेटिव चीज़ हो। जैसे अगर तुम कोई ऐप है जो प्ले स्टोर पर डाल रहे हो तो वहाँ पे बहुत सारे और ऐप्स हैं, ठीक है, तो वो एक रिलेटिव चीज़ है, लोगों के रिलेशन में है, मतलब पब्लिकली अवेलेबल चीज़ है, ठीक है। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग कर रहे हो तो बहुत लोग वहाँ पे लोग कर रहे हैं, ठीक है, तो वहाँ पे पब्लिकली अवेलेबल तुम्हारा प्रोफाइल है, तो इसको बोलते हैं प्रोफाइल क्रिएट करना। प्रोफाइल क्रिएट करना मतलब ये नहीं होता है कि मैंने मतलब अपने से कर लिया कोई चीज़ और हमको ही बस पता है और किसी को नहीं पता है, समझ रहे हो, तो वो एक चीज़ है। तो इससे ये चीज़ है तो तुमको यहाँ से निकलने के लिए एक चीज़ होता है। तुम BCE या जो टायर 3 कॉलेजेस है, जो जितना तुमको स्ट्रगल इंटरव्यू निकालने में है ना, उतना ही स्ट्रगल तुमको इंटरव्यू लेने में भी है यहाँ पे, ये रियलिटी है। अच्छे इंटरव्यूज़, ठीक है। अब ऐसा भी है यार कि अगर तुम्हारा कोई भी एक पर्टिकुलर, अब देखो यहाँ पे डोमेन्स है, जैसे हम लोग अगर कोई भी आदमी है, मतलब तुम देखते हो कि यूपीएससी कोई प्रिपरेशन कर रहा है तो उनका बहुत सारा ऑप्शनल सब्जेक्ट्स होता है कि ये कर ले, ये कर ले, ये कर ले, राइट। तो यहाँ प्लेसमेंट में तुम्हारे पास ऑप्शनल सब्जेक्ट्स है, तुम सब्जेक्ट्स मतलब मान लो या एडेप्शन या एब्स्ट्रैक्शन के फॉर्म में समझ लो कि तुम्हारे पास एक प्लेसमेंट के लिए कंप्यूटर प्रोग्रामिंग है, डेवलपमेंट में भी बहुत सारी चीज़ें हैं, एंड्रॉयड डेवलपमेंट, वेब डेवलपमेंट, ब्लॉकचेन, AR VR, मशीन लर्निंग, डेटा साइंस, बहुत सारी चीज़ें हैं, राइट। तो ये पर्टिकुलर चीज़ें हैं तुम्हारे पास, तो तुम ये एक अलग अलग डोमेन्स पकड़ सकते हो कि हम या तो DSA करें। DSA एक चीज़ है कि तुम DSA में लगभग 10, 12 या 15 टॉपिक्स होंगे, ठीक है, हर एक टॉपिक पर तुमको 10-15 क्वेश्चंस करने होंगे। अगर तुम IT फील्ड में जाना चाहते हो तो इतना तुम्हारा मिनिमम रिक्वायरमेंट है कि एक तुमको लैंग्वेज आना चाहिए और तुमको हर टॉपिक पर 10-15 क्वेश्चन आना चाहिए, मतलब बनाए होना चाहिए, इतना तुम्हारा मिनिमम रिक्वायरमेंट है। ABCD है ये तुम्हारा IT प्रोग्रामिंग का, ठीक है। इतना तो तुम प्रोग्रामर बन गए थोड़ा मोड़ा, ठीक है। उसके बाद अब तुमको कहाँ जाना है, तुम्हारे पास अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग करो, उससे तुम जॉब ले सकते हो, उससे बहुत अच्छा जॉब ले सकते हो, सबसे बड़ा पैकेज उसी से उठता है, ठीक है। उसके बाद तुम DSA एक अच्छे मॉडरेट लेवल पे कर लो तो उससे भी तुम मॉडरेट लेवल कंपनी निकाल सकते हो, पर वहाँ पे तुमको जो डेवलपमेंट वाली पार्ट है वो थोड़ा कम भी रहेगा, चलेगा। ये है DSA मॉडरेट रहे, थोड़ा सा मॉडरेट से भी कम रहे और तुम्हारा डेवलपमेंट थोड़ा स्ट्रॉन्ग रहे। और डेवलपमेंट में कौन सा अलग अलग डोमेन्स है, एंड्रॉयड डेवलपमेंट, वेब डेवलपमेंट, ये सारी चीज़ें हैं। सबसे ज़्यादा डिमांडिंग यही है, एंड्रॉयड, वेब, मशीन लर्निंग का भी डिमांड है पर फ्रेशर लेवल बहुत कम है, ये रियलिटी है, ठीक है। डेटा साइंस का भी फ्रेशर लेवल पर काफ़ी कम है, तो ये सारी चीज़ें हैं। सर जैसे इस चीज़ के लिए हम लोग को टाइम मैनेजमेंट करना होगा, सेमेस्टर्स हैं, उसके बाद हमें प्लेसमेंट लेना है, 3rd ईयर में आ गए हैं, तो फिर उस चीज़ को आपने कैसे बिल्डअप किया कि इसमें हमको इतना टाइम देना है, फिर इधर हमको इतना टाइम देना है, वेब डेव पे इतना टाइम देना है, सेमेस्टर्स में भी उतना, एकेडमिक्स में भी देना होगा, क्लासेस भी। देखो एक चीज़ हम रिकमेंड करेंगे कि जैसे हम लोग सेमेस्टर दे रहे होते हैं ना, तो मतलब भले ही कितना भी कोई पढ़ता हो या कुछ भी हो, लेकिन जो होता है ना कि एक सब्जेक्ट कोई पढ़ता है डेप्थ से, जो कंप्यूटर साइंस के 10 सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, तुम अगर काउंट करोगे मोस्टली जो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स है ऑपरेटिंग सिस्टम, DBMS, उसके बाद कंप्यूटर नेटवर्क्स हो गया, फिर उसके बाद कंप्यूटर आर्किटेक्चर हो गया, उसके बाद डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स हो गया, फ्लैट हो गया, कंप्यूटर कंपाइलर डिजाइन हो गया, ये सारे सब्जेक्ट्स हम लोगों को लगता है कि बस ऐसे ही हैं, ठीक है, आउट ऑफ सिलेबस, मतलब होता है ना कि मतलब आउटडेटेड हो गया या क्या बोलते हैं, इंडस्ट्री में पूछा नहीं जाता, इंटरव्यू में पूछा नहीं जाता। अगर तुम्हारे पास समय है तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि तुमको जाननी चाहिए, ठीक है। अगर तुम कोई भी चीज़ करने जा रहे हो, वेब डेवलपमेंट करने जा रहे हो, जितना काम है नेटवर्किंग का है वहाँ पे तुमको करना नहीं है लेकिन समझना है। अगर डेप्थ में किसी भी चीज़ में अगर तुम एक्सेल करना चाहते हो, तुमको उसका डेप्थ अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। अगर तुम एंड्रॉयड डेवलपमेंट कर रहे हो, ऑपरेटिंग सिस्टम का पूरा नॉलेज होना चाहिए तुमको, कि कैसे थ्रेडिंग काम कर रहा है, कैसे हम प्रोसेसेस को कैसे शेड्यूल करते हैं, सारी चीज़ें इंटरनल्स जितनी भी हैं। कंपाइलर डिजाइन है, तुम कंपाइलर डिजाइन तो हर जगह तुम जितना तुमको पता है, मशीन लेवल, हाई लेवल लैंग्वेज, बीच में जितने काम हो रहा है वो कंपाइलर ही कर रहा है। तो जितने सब्जेक्ट्स हैं वो तो इंपॉर्टेंट हैं ही, तुमको उसमें तुम सारे सब्जेक्ट्स को पहले पढ़ना ही चाहिए। हम तो ये बोलेंगे कि हमेशा पहले नहीं पढ़ लो, पैरेलली पढ़ते रहो। और दूसरी चीज़ तूने बोला ना कि मैनेज कैसे करें, रियलिटी ये है कि मोस्टली जो सेमेस्टर्स होते हैं हमारे, कितने लोग होंगे जो मतलब स्टार्टिंग से पढ़ रहे होंगे उन सेमेस्टर्स के लिए, राइट, निकल जाता है यार। मतलब एक फ़ायदा है BCE में हम हैं ना, तो एक घाटा ये है कि भाई कंपनीज नहीं आता है, प्लेसमेंट नहीं होता है, पर एक फ़ायदा ये है कि तुमको ज़्यादा ये सारी चीज़ों का टेंशन भी नहीं है कि एकदम मतलब हमको क्लासेस खूब एकदम रेगुलरली करना है, बहुत रिग्रेसिव असाइनमेंट्स हो रहे हैं, प्रोजेक्ट्स पूरा रिग्रेसिव करना है, या मतलब प्रोफेसर के बहुत ज़्यादा ये है, जो भी चीज़ें हैं सारी चीज़, ये सारी चीज़ तुमको मैनेज हो सकता है। ये तुम्हारा एक पॉजिटिव पॉइंट है जिसमें तुम टाइम निकाल सकते हो, राइट। तो ये एक पॉजिटिव चीज़ है। और रह गया सेमेस्टर्स के बाद, सेमेस्टर्स का उतना टेंशन नहीं होता। बस ये हम बोलेंगे कि 8-10 सब्जेक्ट्स है जो कि पढ़ना चाहिए। अगर वो तुम पढ़ लेते हो ना तो बाकी सारे सेमेस्टर्स तुम्हारे ऐसे ही निकल जाएंगे, क्योंकि हर एक जो एक्स्ट्रा सब्जेक्ट्स होंगे, ऐसा नहीं है 10 ही सब्जेक्ट्स है। तुम सुने होगे एक जो हमारा ये था, क्या बोलते हैं, जो वायरल वीडियो था, इसमें था ना कि 48 सब्जेक्ट्स, इतने असाइनमेंट्स, ये सारी चीज़ें। 48 यहाँ 10 ही सब्जेक्ट्स है ना, बाकी 38 सब्जेक्ट्स होंगे, 36 होंगे, 32 होंगे, पर इतना होगा कि अगर 10 सब्जेक्ट तुम पढ़ लेते हो ना तो मैक्सिमम जो सब्जेक्ट्स आएंगे उसमें कुछ सब कॉमन पार्ट होगा जो तुम जान रहे होगे, और वैसे तुम्हारा एग्जाम निकलता है। मेरा ऐसे ही एग्जाम निकला है,
कुछ सब्जेक्ट्स पढ़ा था मैंने, ये भी एग्जाम ऐसे ही निकला, मतलब कुछ कॉमन पार्ट्स हो रहे होते हैं जो कि तुमको पता होता है, उतना लिखो तुम पास हो जाओगे। हाँ बोलो। हम तो बोलेंगे सीजी के बारे में सोचा ही नहीं। हाँ, सोचने का कोई सेंस नहीं बनता। वैसे मेंटेन तो भाई 8 कर लो 9 कर लो कोई बात नहीं है, 8 कर लो बहुत अच्छा है। हाँ आज के डेट में देखा जाता है स्टूडेंट टाइम नहीं दे पा रहे हैं, तो चाहते हैं जो इतना प्लेसमेंट इतना मिनिमाइज कर लें ताकि उसके बाद हमें प्लेसमेंट किसी टाइप का इशू ना हो, उसके लिए कितना मेंटेन कर लिया। 7.5 है तो ठीक है, कहीं दिक्कत नहीं होता यार। रियलिटी वो है ना, तुमको अगर ऑफ कैंपस प्लेसमेंट में जा रहे हो तो सीजीपीए तुमको कोई नहीं पूछता, ठीक है। बस एक फिगर होता है, जैसे तुम अगर लिख रहे हो कि भागलपुर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, अपने कॉलेज का नाम रिज्यूमे पे, तो नीचे अगर तुमको सीजीपीए अच्छा है तुम लिखोगे, अगर नहीं है तो मत लिखो, काम खत्म, वही चीज़ है। तो सीजीपीए सर्विस बेस्ड कंपनीज होती हैं, हाँ मार्क्स को या फिर देखती हैं कि 60% है, 70% से अब नहीं, तो सीजीपीए को कोई इतना कंसिडर नहीं करता। मतलब 60-70 से ऊपर है तो तुम मतलब उतना तो होना ही चाहिए, उतना भी नहीं कर रहे हो तो फिर क्या, सेमेस्टर में तुम मतलब 20-30 कॉपी पेज के भर के आ रहे हो तो हो ही जाएगा तुम्हारा उतना मार्क्स ना, उतना कोई मैटर नहीं करता। हाँ, हमारे बीच एक नए सर आए हैं, उनका इंट्रोडक्शन पूछते हैं। पहले सर ये सर आपका नेम, ब्रांच और सर आप अभी क्या कर रहे हैं सर वो। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी हियर। मेरा नाम नीलेश हुआ, मैं CSE ब्रांच से हूँ और बेसिकली मैं मतलब स्टार्टअप में भी अपना ध्यान दिए हुए हूँ और स्टार्टअप पे ध्यान दिया हूँ। मतलब 1-2 मतलब साथ में चल रहा है और साथ में प्लेसमेंट का भी चल रहा है, मतलब कुछ कंपनियाँ में हुई है, अभी फाइनल नहीं किया हूँ और बाकी प्रोसेस चल रहा है अभी। स्टार्टअप मेरा पहले एक ट्यूशन प्रोवाइडर का था, मतलब अभी उसी को थोड़ा सा और इनबिल्ड कर रहा हूँ और उसको और थोड़ा मतलब एक बड़ा लेवल पे थोड़ा स्केल अप करने का सोच रहा हूँ। तो ट्यूशन प्रोवाइडर का था, उसमें तुम्हारा ये था कि जैसे भागलपुर में लोकेलिटी में होता है क्या कि बहुत सारे हमारे कॉलेज के ही बहुत सारे होते हैं जो ट्यूशन पढ़ाना चाहते हैं, मतलब वो स्टूडेंट चाहते हैं कि एज ए पार्ट टाइम वो ट्यूशन पढ़ा सके। हाँ, तो उसके लिए बेसिकली उसको देखते हुए है कि एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप एज ए ट्यूटर रजिस्टर कर सकते हैं और फिर वहाँ पे स्टूडेंट का डेटा है, या तो आप एज ए ट्यूटर रजिस्टर करेंगे तो फिर आप मतलब वो कंपनी से मतलब वो उस चीज़ से जुड़ गए आप, फिर उसके बाद उस एरिया में जो आपने जिस कंडीशन पे डाला है, आपका एरिया, सब्जेक्ट, जो भी आपका कंस्ट्रेंट है, उससे अगर मैच होता है तो फिर आपको मेल आ जाएगा कि आप इस एरिया में ये ट्यूशन है, आप वहाँ पर जा सकते हैं, आपको स्टूडेंट डिटेल आ जाएगा। मतलब इस तरह बेसिकली इस चीज़ पे, और अभी इस पर मतलब थोड़ा और आगे काम कर। यस ओके, थैंक यू सर। आपके पास आएंगे मैं जानना चाहूँगा। यस मैम, मेरा क्वेश्चन ये है कि प्लेसमेंट्स में जो है एलुमनाई नेटवर्क कितना काम आता है, कितना हेल्पफुल होता है वो। हाँ, तो लाइक एलुमनाई जो होते हैं, लाइक वो लोग बहुत अच्छी पोजीशंस पे होते हैं। सो अगर जो भी स्टूडेंट्स हैं वो अगर उनसे कनेक्ट करते हैं तो बेसिकली उनको पता चलेगा कि इंडस्ट्री में कैसे काम चल रहा है, लाइक वहाँ पे वर्क कल्चर कैसा है, लाइक और क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं। सो और ये भी है कि जो भी स्टूडेंट्स हैं वो लोग लाइक अपने एलुमनाई से कांटेक्ट करके लाइक अपना कनेक्शन बना सकते हैं, उनसे कुछ हेल्प ले सकते हैं और लाइक बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ उनको मिलेंगे अगर वो अच्छे स्टूडेंट्स हैं। उनसे लाइक वो लोग एज अ मेंटर उनको वो कर सकते हैं, लाइक बोलेंगे तो वो लोग मेंटरशिप भी प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है। एंड इससे होगा क्या कि तुम लोग का ग्रोथ होगा और तुम लाइक अच्छे प्लेसमेंट्स होंगे। सो लाइक दैट्स ऑल, यही है। और आपका कॉलेज सॉरी आपने ये कॉलेज एक्सपीरियंस जो है एकेडमिक से वो कैसे प्लेसमेंट में हेल्प करता है? जैसे कि सर ने बताया कि एकेडमिक्स में जो भी हम लोग का ब्रांच पेपर्स होता है वो हम लोग को बस हेल्प करता है, लाइक वो ज़्यादा हेल्प करता है हम लोग को प्लेसमेंट्स में, क्योंकि वो सब प्लेसमेंट से पूछा जाता है। कोर ब्रांचेस का जो पेपर होता है जैसे कि ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, DBMS हो गया, कंप्यूटर नेटवर्क्स हो गया, ये सब मतलब मेन सब्जेक्ट्स है जो कि पूछा जाता है इंटरव्यूज़ वगैरह में। तो ये मतलब अगर अच्छा है किसी स्टूडेंट का तो लाइक वो सब जैसे कि होता क्या है कि स्टार्टअप्स वगैरह में होता है कि 50% तुम्हारा ये पूछा जाता है, कोर सब्जेक्ट्स जो भी रहता है उससे पूछा जाता है और 50% तुम्हारा लाइक डेवलपमेंट साइड से पूछा जाता है। तो अगर तुम्हारा स्ट्रॉन्ग है तो तुम लोग स्टार्टअप में जा सकते हो, और स्टार्टअप लाइक और भी अदर कंपनीज है जैसे कि प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज वगैरह है, तो वहाँ भी ये सब पूछा जाता है। लाइक फंडामेंटल्स तुमको पता होना चाहिए, और एक फंडामेंटल्स लाइक पता इसलिए भी होना चाहिए ताकि तुम एक अच्छा सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन पाओ। सो
मैम जैसे प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज़ हैं उसके लिए प्लेसमेंट के लिए किस तरीके का मेहनत कैसे करेंगे, अप्रोच क्या होगा? देखो, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज़ का सबसे लाइक ऑन डिमांडिंग स्किल जो है वो है डीएसए है, ठीक है। तो तुमको अपना सबसे मतलब पहले होगा क्या कि तुमको अपना कोडिंग स्किल सही करना होगा। कोडिंग के लिए तुमको एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तुमको चूज़ करना होगा, जो कि अभी C++ ज़्यादा मतलब इजी होता है और लाइक तुम अच्छे से तुम पढ़ सकते हो, इजी होता है, जल्दी सीख सकते हो। और उसके बाद तुम लोग डीएसए वगैरह सीखो और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो। तो सबसे पहला तो ये हो गया, तुम लोग को लाइक कोडिंग स्किल को अपना सही करना है, वो तो तुम लोग को मस्ट है। तुम लोग कुछ भी करो, डेवलपमेंट करो, कुछ भी करो, तुमको कोडिंग स्किल तुम्हारा सही होना चाहिए, मतलब एटलीस्ट इंटरमीडिएट लेवल पे होना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद तुम लोग अगर प्रोजेक्ट मतलब 1 या 2 प्रोजेक्ट्स तुम लोग का होना चाहिए तुम लोग के रेज्यूमे में। ये दोनों चीज़ अगर है और एक्स्ट्रा अगर तुम लोग अगर इंटर्नशिप्स वगैरह कर रहे हो तो वो सब तुम्हारा मतलब एक प्लस पॉइंट हो सकता है। तो ये सब चीज़ अगर है तो तुम लोग प्रोडक्ट बेस्ड मतलब कंपनी में बैठ सकते हो। तुम लोग का रेज्यूमे मतलब सेलेक्ट होने के काबिल मतलब हो जाएगा उस टाइम तक। मैम ये अपार्ट फ्रॉम एकेडमिक्स आपका कॉलेज का एक्सपीरियंस ओवरऑल कैसा रहा 4 ईयर ऑफ जर्नी? बहुत अच्छा रहा। और लाइक हम लोग का जो था 2 साल तो हम लोग का कोविड में लाइक निकल गया। सो लाइक फर्स्ट ईयर में हम लोग जब आए थे तो उस टाइम में जैसे कि बहुत सारे वर्कशॉप्स वगैरह भी होते थे। तो उस टाइम रोबोटिक्स वगैरह में भी हम लोगों ने पार्ट लिया था और फिर से हैकेथॉन्स वगैरह भी हुआ था हम लोग के कॉलेज में। स्मार्ट इंडिया हैकेथॉन, उसके लिए इंटरनल हैकेथॉन हुआ था, तो हम लोग भी पार्टिसिपेट किए थे। हम तीनों और एक और मतलब और भी मेंबर्स थे टीम में। तो मतलब कुछ उस टाइम कुछ हो नहीं पाया, बट उस टाइम का एक्सपीरियंस था हम लोग साथ में, मतलब उस टाइम से ही हम लोग का बेसिकली डेवलपमेंट स्किल मतलब थोड़ा सा बिल्ड होना स्टार्ट हुआ। हम लोग लाइक हैकेथॉन में जब पार्टिसिपेट करना स्टार्ट किए। सो उसके बाद जब कोविड आ गया तो कोविड में हम लोगों ने अपना डीएसए वगैरह पे ध्यान देना स्टार्ट किया और डेवलपमेंट स्किल भी अपना थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग करना स्टार्ट किया। एंड उसके बाद हम लोगों ने अप्लाई करना भी स्टार्ट किया। सो अभी है मतलब प्लेसमेंट्स वगैरह हुआ है, तो अभी वी आर सेटिस्फाइड एंड सो लाइक एक्सपीरियंस सही है। अब मैं ये मोहित सर से या नेहा मैम से दोनों से ये प्रश्न पूछना चाहूँगा कि आप जो जहाँ पे काम कर रहे हैं, आप इंटर्नशिप कर रहे हैं, सर जो काम कर रहे हैं, वहाँ पे वर्क कल्चर और वर्क प्रेशर कितना होता है? पहले आप बोलें, उसके बाद फिर आप सर बोलें। देखो, मैं बेसिकली पहले अपना वर्क एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ कि मतलब मेरा जो प्रॉपर था वो उसका था ही ऐसा कि मुझे वर्क लोकेशन पर जाकर मुझे काम करना था। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि गिग कंपनी जो है तो उसका उसकी जो कंपनी जो है वो नोएडा में एस्टेब्लिश्ड है। तो बेसिकली मुझे वहाँ पर जाकर काम करना था। तो फिर स्टाइपेंड तो इनफ था कि मैं अच्छे से सर्वाइव भी कर लेती, स्टिल उसके अलावा भी मेरा अच्छा खासा बच जाता था। उसके अलावा फिर मतलब अगर मैं बेसिकली वर्क कल्चर के बारे में बताऊँ तो मतलब मेरा दैट वाज द बेस्ट। मतलब मुझे नहीं लगता है कि शायद मैं जो नेक्स्ट कंपनी जो ज्वाइन करूँगी उसका वर्क कल्चर मुझे उतना बेहतर मिल पाएगा, क्योंकि हमारे जो सीनियर्स थे, मेरे जो मैनेजर थे वो बहुत ज़्यादा सपोर्टिव थे। इवन उनके ऊपर के जो हमारे जो मैनेजर थे वो भी बहुत ज़्यादा सपोर्टिव थे। तो एक्चुअली वहाँ का वर्क कल्चर बहुत अच्छा था। और वहाँ पे एक्चुअली हमारा प्लान था कि सैटरडे संडे हमारा ऐसा मतलब फिक्स रहता था। वहाँ पे एक्चुअली हमारा 5 डे वर्किंग था और 2 दिन का हमारा वीकेंड रहता था, सैटरडे एंड संडे। और बेसिकली ऐसा होता था कि हमारा हर वीक कुछ ना कुछ हमारा गेम प्लान किया जाता था। तो ये चीज़ मतलब बहुत अच्छा लगता था कि वो जो गेम जो प्लान किया जाता था वो हमारे ऑफिस के एंड टाइम में वो प्लान किया जाता था, जो कि बेसिकली वो सरप्राइज़ होता था सारे एम्प्लॉयज़ के लिए। तो ये एक बहुत अच्छा चीज़ लगता था। फिर वहाँ के अगर वर्क कल्चर का बात मतलब और वहाँ की फैसिलिटीज़ वगैरह बहुत अच्छा प्रोवाइड करती हैं। उनका फ्री फूड रहता है, मतलब वो प्रॉपर वो आपको पूरे टाइम का आपको फ्री फूड आपको प्रोवाइड हम लोगों को वो प्रोवाइड करते थे। उसके साथ साथ आपको ड्रिंक्स वगैरह जो भी अगर कॉफ़ी हो गया, ये सारा कुछ, और बीच बीच में स्नैक्स वगैरह भी आपको ऑफ़र किए जाते थे। फिर उसके अलावा अगर आपको बर्थडे वगैरह हो तो फिर वो कंपनी खुद सेलिब्रेट करती है, ये भी एक बेनिफिट है। और इन केस अगर मैं जैसे कि मैं अपना बताती हूँ कि बहुत बार ऐसा होता था ना कि कोई एक लॉजिक सॉल्व कर रही हूँ और वहाँ पे स्टक हो गई थी, नहीं बन पाता था। तो उस केस में अपने कलीग्स के साथ कुछ नहीं, हमारे मैनेजर कुछ भी नहीं कहते थे कि आप अपने डेस्क से उठकर कब जा रहे हो, कब उठ कर के बैठ रहे हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। बस उनको एक रहता था कि हाँ
आपका जो पोटेंशियल है उसके अकॉर्डिंग आप अपना बेस्ट दे दो, कि ऐसा ना हो कि कंपनी को इस तरीके से नुकसान कुछ हो जाए। तो बस उस चीज़ का हम लोगों को लाइक टेक केयर करना होता था। और उसके अलावा फिर लाइक बीच में हमारे मूड पर डिपेंड करता था कि हम जब भी मतलब गेम्स वगैरह खेलने जाएँ, लाइक गीक्स फॉर गीक कंपनी में बहुत सारी गेम का मतलब ऐसा कुछ बनाया हुआ था। लाइक वहाँ पर बेसिकली मैं जा कर के पूल खेलना सीख गई। तो आप लोग सोच सकते हो कि वहाँ का वर्क कल्चर कैसा था। सो लाइक वहाँ का वर्क कल्चर इज़ लाइक बेस्ट। मुझे नहीं लगता है कि पता नहीं आगे मुझे ऐसा वर्क कल्चर मिल पाएगा या नहीं। सो दिस इज अबाउट माई वर्क कल्चर ऑफ द गीक्स फॉर गीक कंपनी। सर आप ना बताएं वर्क कल्चर और वर्क प्रेशर कितना होता है, क्योंकि बोला जाता है कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जो है वर्क प्रेशर काफ़ी ज़्यादा होता है, तो वो आप बताएं सर। देखो यार, एक चीज़ है ना, मतलब वर्क कल्चर का मीनिंग ये है कि तुमको कितना मज़ा आ रहा है काम करने में, राइट? यस सर। एक एग्जांपल बताते हैं, जैसे हम लोग 11-12 में जब मैथ सॉल्व करते थे, जब मैथ सॉल्व होता था बहुत मज़ा आता था, ठीक है। और जब नहीं बनता है तो फिर उसके बाद तुमको मज़ा नहीं आता है, तुम उस टाइम बोलोगे कि वर्क कल्चर ख़राब है। रियलिटी यही है, ठीक है। फील होता है एक्चुअली ख़राब ही होगा उस टाइम तुम्हारे लिए, और तुम कुछ चीज़ सॉल्व नहीं कर पा रहे हो, मतलब उसमें स्टक हो, तो वैसी चीज़ होती है, राइट? तो वो एक सीन था। सबसे पहली चीज़ तो ये कि मेरा जो स्टॉक्स था तो वो एक फास्ट पेस स्टार्टअप था। मतलब ऐसा कि वहाँ पे मतलब सप्ताह भर में फीचर बनता था, रिलीज होता था, अगर वो चला तो चला, नहीं तो फिर ख़त्म कर दिया, फिर दूसरा बनाया, ऐसे वाली चीज़। मतलब काफ़ी फास्ट पेस, ठीक है। और वो एक बहुत ही मतलब बोल सकते हैं कि काफ़ी ही एक ऐसा एक्सपीरियंस रहा, उसमें दोनों ही तरह थे। मैं ये नहीं बोल सकता हूँ कि वर्क कल्चर बेस्ट था, मैंने वो मॉडरेट लेवल बोल सकता हूँ, जहाँ पे जो इन्वायरमेंट था वो काफ़ी फास्ट पेस था। अगर तुम अडेप्ट कर ले रहे हो तुमको बहुत मज़ा आएगा। इनिशियली काफ़ी मुश्किल हुआ हम लोग को अडेप्ट करने में, रियलिटी यही है, बहुत मुश्किल हुआ। एक दो समय ऐसा भी आया जब हम लोग सोच लिया था कि छोड़ देंगे इसको, मतलब होने नहीं वाला है हम लोग से, ये रियलिटी था। मतलब ऐसा हो रहा था, लेकिन धीरे धीरे आदमी मतलब अडेप्ट करता है चीज़ों को, धीरे ट्राई करता है। आईटी सेक्टर का चीज़ यही है कि अगर तुमसे सॉल्व हो रही है चीज़ें, अगर बन रही हैं, तुमको मज़ा आएगा। एक ऐसा कोई कोडिंग अगर कर रहे हो तुम लोग, तो या कभी समय होगा कि हम बना रहे हैं, मज़ा आ रहा है, एक दिन में 10 सॉल्व कर दिए, 6 सॉल्व कर दिए, और एक बार ऐसा भी होगा कि एक क्वेश्चन 6 दिन तक लटका हुआ है, बन ही रहा है, उसको समझ नहीं आ रहा है, ठीक है। तो वही सीन यहाँ पर भी है। तो ये एक चीज़ है। दूसरी चीज़ ये कि आईटी सेक्टर में 2-3 चीज़ें मुझे ऐसा लगता है कि सबसे बेस्ट है कि मतलब फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर्स सबसे बड़ी चीज़ है, कि मतलब तुम यार कभी भी काम करो। वैसे मुझे इनिशियली जो मैं मतलब इंटर्नशिप से पहले का, जब मुझे प्रोजेक्ट्स पे काम करता था, मैं अपने प्रोजेक्ट्स पे, तो उससे मुझे आया था कि मतलब कभी रात मतलब लेट तक, मतलब सुबह का कम होता है, जैसे हम लोग हॉस्टल्स में भी रहते हैं, तो सुबह वाली जो पार्ट होती है कि 10 से स्टार्ट करना, वो वाली चीज़ बहुत मुश्किल हो जाती है। तो जो वो कंपनी था वहाँ फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर्स था, हम लोग 10-12 बजे से स्टार्ट कर रहे हैं, 1 बजे से स्टार्ट कर रहे हैं काम, पर वही है कि तुमको काम डिलीवर करना है तो तुम अपना एक्सटेंड करो आवर्स रात में, वो वाली सीन है। पहला ये है। दूसरा चीज़ ये है कि मतलब ऐसा भी नहीं होता है कि तुम यार मतलब जहाँ हो, जैसे तुम अगर कोई हार्डवेयर, जैसे मैं मैकेनिकल का काम कर रहे हो, ऑटोमोबाइल में, जहाँ पे तुम्हारा फिजिकल इंटरेक्शन ज़रूरी है, वैसे सेक्टर्स हैं, तो उसके कंपैरिजन में इसमें एक पॉजिटिव चीज़ ये है कि भाई मतलब तुम कहीं से भी रह के बहुत बार काम कर सकते हो, रिक्वायरमेंट रहे या नहीं रहे। मतलब जैसे मैं इनिशियली हम लोग वहाँ पे गए, 10-15 दिन रहे, जनवरी में गए थे बेंगलोर में, वो बेंगलोर में था ऑफिस यहाँ पे, ठीक है। वहाँ गए, 10-15 दिन के बाद कोविड आ गया, फिर रिटर्न चले आए। रिटर्न में मैं नेपाल था, ठीक है, नेपाल में मेरे पेरेंट्स रहते थे उस टाइम में, तो वहाँ से मैं काम कर रहा था, मतलब वो अलग जगह हो गया। फिर वहाँ से फिर कॉलेज आया, फिर कॉलेज में भी काम किए, फिर बेंगलोर गए। मतलब वो चीज़ है कि यहाँ पे तुमको काम नहीं रुका, तुम काम कर रहे हो रिग्रेसिवली, पर वही है कि तुम कहीं से भी कर सकते हो, ये एक पॉजिटिव चीज़ है। और दूसरी चीज़ मुझे ऐसा लगता है ना कि अगर तुम इनिशियल डेज में हो कॉलेज के, मतलब इनिशियल डेज करियर के बोल सकते हैं, मुझे ऐसा लगता है यार रिग्रेसिव काम करना चाहिए, मतलब इतना रिग्रेसिव कि तुमको नींद नहीं आए। मतलब मुझे ऐसा लगता है, मतलब मैं अपना ओपिनियन दे रहा हूँ, मतलब करो, क्या ही है, कुछ एक ऐसा समय आता है जब तुमको खुद ही लगने लगता है कि मुझे वर्क लाइफ बैलेंस चाहिए। एक समय आएगा, मतलब 3-4, मतलब आदमी बोर हो ही जाएगा। मतलब ऐसा थोड़ी ना है कि एकदम लगा हुआ है कोई, जैसे हम लोग भी कोई तैयारी करते हैं, कुछ भी करते हैं यार, 1 महीना 2 महीना 3 महीना साल भर मैक्सिमम करेंगे। मतलब 2 साल जैसे हम लोग जेईई मेंस का ही तैयारी की है, प्रिपरेशन की है, उसके बाद कॉलेज में थोड़ा रिलैक्स तो हो ही गया ना। तो वही होता है कि अगर तुम कोई चीज़ खूब रिग्रेसिवली, बहुत रिग्रेसिवली कर रहे हो, तो एक मोमेंट आता है जब तुमको लगता है कि तुमको थोड़ा सा रेस्ट चाहिए, या मतलब थोड़ा सा बैलेंस चाहिए चीज़ों में। वैसे ही करो, मतलब हमको ऐसा लगता है इनिशियल डेज में तुम करो, उसके बाद तुम स्टेबल खुद ही हो जाओगे। और दो चीज़ मतलब एक है कि आईटी सेक्टर में सबसे बड़ा तुम्हारा जो सिक्योरिटी है, जैसे हम लोग ये गवर्नमेंट जॉब्स लेते हैं, वहाँ सिक्योरिटी क्या है, मतलब निकाल ली है वही सिक्योरिटी है, उसके बाद हो गया हम सिक्योर हैं वहाँ पे, राइट। पर आईटी सेक्टर में तुम्हारा कुछ भी सिक्योरिटी नहीं है, तुम्हारा नॉलेज ही तुम्हारी सिक्योरिटी है, सिंपल। अपॉर्चुनिटीज इतने हैं कि तुम सोच नहीं सकते हो। मतलब 1000, मतलब रियलिटी बोले तो मुझे मेरा कू में लगा है, तो उसके लिए मैं बोल सकता हूँ कि मैंने 1000 कंपनी में अप्लाई करा था। काउंट कर सकते हो 1000 कंपनी कितना बड़ा नंबर होता होगा। हाँ, मतलब ड्राफ्ट क्या, एक पर्टिकुलर टेम्पलेट है तुम्हारे पास,
कंपनी वेबसाइट्स बहुत सारे हैं, जैसे मैं एंजलिस्ट हो गया, मतलब बहुत सारे वेबसाइट्स हैं यार जहाँ पे देखो बहुत लोग ये भी बोलते हैं कि यार अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, ओपनिंग नहीं है, दिख नहीं रहा है। सिंपल बात है यार, तुम हो एक्सपोज चीज़ों से, अगर तुम हाँ अगर तुम एक्सपोज हो चीज़ों से तो तुमको करना ही होगा। अगर तुम्हारा माइंडसेट बना के रखे हो कि भाई मुझे लेना है, कैसे भी लेना है, कुछ भी, अगर देखो अगर तुम सिविल के हो और तुम सोचो कि यार मुझे ना ये करना है, क्या बोलते हैं, प्राइवेट सेक्टर में बहुत अच्छा पैकेज लेना है, 50 लाख का पैकेज, अगर वो चीज़ मतलब वो रियलिटी में इम्पॉसिबल की तरह चीज़ है, तो वो जाहिर सी बात है तुम कितना भी हाथ पैर मार लो तुमको नहीं मिलने वाला। लेकिन अगर तुम्हारे पास 10 एग्जाम्पल्स हैं कि यार मेरे ही जैसा कोई कॉलेज का बच्चा था जो कि इतना ले लिया, चाहे मतलब मेरे कॉलेज के कुछ सीनियर थे जो इतने ले लिए, तुम्हारे पास अगर एग्जाम्पल्स हैं तो तुम्हारे लिए बहुत अच्छा मोटिवेशन है, मतलब सिंपल बहुत अच्छा रीज़न है तुम्हारे पास, तुम कर सकते हो। एक और मैं बात बताना चाहूँगा, जब हम 3rd ईयर में बोले ना प्लेसमेंट स्टार्ट कर रहे थे, उस टाइम हमारे पास मैक्सिमम जो 2 ऑप्शन था, ठीक है, गेट और प्लेसमेंट, ठीक है। और उस टाइम मोस्टली वो सीनियर से बात करते, इनफैक्ट हम एक सिंपल एग्जांपल बोलते हैं, पता नहीं बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए, और हम बोल देते हैं, ठीक है। मतलब हमारे एक एलुमिनी है यहाँ के जो रेड बस में काम करते हैं, ठीक है, उनसे हमने बात किया था, तो उन्होंने बोला था, मतलब मैंने बोला था कि यार मुझे मतलब प्लेसमेंट चाहिए, मतलब आप मुझे वहाँ पर रेफरल दे रहा था। उस टाइम मेरा DSA एक अच्छा लेवल पर, मैंने 500 क्वेश्चन सॉल्व करे थे उस टाइम, और 1-2 प्रोजेक्ट्स था मेरे पास, ठीक है। मैंने उनको मैसेज करा कि आप मुझे रेफरल दे दो, ठीक है। तो उन्होंने क्या बोला कि यार BC से कुछ नहीं हो सकता है, तुम गेट करो, MTech करो, वहाँ पे मैं रेफरल दे दूँगा। मतलब वो इसलिए क्योंकि इन्वायरमेंट नहीं था इस कॉलेज का, जो भी हमारे एल्यूमिनीज पढ़े हैं यहाँ पे, जो भी अच्छे पोजीशन पे है, कोई भी डायरेक्ट यहाँ से नहीं, अगर मतलब IT सेक्टर का बात बोले, कोई भी यहाँ से डायरेक्ट नहीं गया है, मास्टर्स करके गया है, पर वो माहौल किसी को पता ही नहीं था कि ये पॉसिबिलिटीज़ भी है। और वो रियलिटी बोले तो वो कोविड के कारण मतलब हम लोग को भी दिखा, नहीं तो हम लोग को भी नहीं दिखता, मे भी हम लोग भी मिस कर जाते वो चीज़ को। हाँ, टाइम भी मिला। और दूसरी चीज़ ये है कि रिसोर्सेज सारे ऑनलाइन आ गए मोस्टली। यार अगर हम सोचते कि यहाँ से हम दिल्ली जाके कोडिंग की प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो फिजिबल थोड़ी ना था। या प्लेसमेंट, एक मैं एग्जांपल बताता हूँ, जब मैं फर्स्ट ईयर में एक प्लेसमेंट का ये देख रहा था कि गूगल में प्लेसमेंट कैसे लेते हैं, ठीक है। तो उसमें एक ने इंटरव्यू मतलब वो ये बताया था मुझे एक्सपीरियंस कि उसका एक पहला टेस्ट आया, ठीक है, टेस्ट क्लियर हुआ, उसके बाद उसको मतलब गूगल लंदन में जाना था उसको, तो गूगल ने लंदन का पासपोर्ट बना, मतलब वीज़ा बनाया, पासपोर्ट बनाया, उसको फिर लंदन बुलाया, 5 इंटरव्यूज़ लिया, और उसमें मतलब 5वें इंटरव्यू में डिस्क्वालीफाई हो गया, फिर उसको रिटर्न भेजा। सोचो एक इंटरव्यू देने के लिए कितना बड़ा प्रोसेस था ये इनिशियल, जब ऑनलाइन चीज़ों के पहले की चीज़ है। और उसके बाद अभी है कि अगर गूगल तुम किसी भी कंपनी का इंटरव्यू देना है, तुम दिन भर में 4-5 इंटरव्यू दे सकते हो, और किसी में एक में होगा, फिर दूसरा ऐसा राउंड चल रहा है, ऐसा सारी चीज़ें ऑनलाइन हो जाती हैं। तो ऐसा लिटरली मेरे साथ रहा है कि लगातार 4-5 दिन में 5-5 इंटरव्यू जैसे शेड्यूल्ड है। ऐसा नहीं है कि सब निकल गया, मोस्टली नहीं निकला, पर 1-2 निकल गया, ऐसा सीन है। तो ऐसा होता है मैंने, हाँ, सारे ऑनलाइन इंटरव्यूज़, तो ये एक चीज़ है बस। आपसे एक प्रश्न है सर, ये जो इंग्लिश लैंग्वेज का जो है वर्क, जहाँ पे आप जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं वहाँ पे, और प्लेसमेंट्स के टाइम कितना इंपॉर्टेंस है? देखो यार, 2 चीज़ है, एक है इंग्लिश, एक है कम्युनिकेशन, दोनों अलग अलग चीज़ है, ठीक है। अगर नहीं, कम्युनिकेशन और इंग्लिश दोनों अलग अलग चीज़ है, ठीक है। अगर इंग्लिश अंग्रेजी एक लैंग्वेज है, ठीक है, और कम्युनिकेशन एक स्किल है। तुमको अगर कम्युनिकेशन आता है तो कभी दिक्कत नहीं होगा कुछ भी, क्या कि सिंपल बात है यार, नहीं बैरियर यार, मतलब बात यही होगा ना कि अगर 10 आदमी यहाँ पे बोल रहा है, ऐसे में हिंदी, जैसे मानो कि यहाँ पे मराठी इन्वायरमेंट में तुम रह रहे हो, ठीक है। अगर 10 आदमी बोल रहा होगा, तुमको हिंदी यार थोड़ा मोड़ा तुम समझने लग जाओगे, धीरे धीरे तुम बोलने लग, अगर तुमको बोलने आता है तो वही बोला ना, कम्युनिकेशन मतलब क्या, मुझे बोलने आना चाहिए किसी भी लैंग्वेज में। और लैंग्वेज क्या है, ये है, क्या बोलते हैं, एक सिंपल एग्जांपल बताता हूँ मैं। जैसे तुम लैंग्वेज, जैसे में प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है ना, हमारे पास C++, है, जावा है, पाइथन है, तुमको प्रोग्रामिंग करने आता है ना, तुमको लैंग्वेज सीखने में बहुत दिक्कत नहीं होगा कभी भी। अगर प्रोग्रामिंग करने आता है, ठीक है, तो तुमको अगर बोलने आता है, चीज़ों को एक्सप्लेन करने आता है, इलेबोरेट करने आता है, अगर कोई पर्टिकुलर टॉपिक दिया जाए, तुम समझ रहे हो उसको, तुम इलेबोरेट कर सकते हो, तो तुमको इंग्लिश वो बैरियर कभी नहीं आएगा। हाँ, ये है कि यार मानो कि तुम्हारा अच्छा है तो बहुत अच्छा है, अगर नहीं है तो कोई बैरियर नहीं है मुझे तो। हाँ, वो वाला चीज़ नहीं होना चाहिए। हाँ, देखो, लैंग्वेज बैरियर में मैं एक यहाँ पे ऐड करना चाहूँगी कि लाइक अगर बेसिकली आप कंपनी में जाते हो तो वहाँ पे आपका लाइक वहाँ पे ऐसा कोई भी बैरियर नहीं होता है। यू कैन कम्युनिकेट इन इंग्लिश एज वेल एज इन हिंदी, बट येस फॉर द इंटरव्यू पर्पस यू नीड टू हैव लाइक अ गुड नॉलेज ऑफ इंग्लिश। लाइक ऐसा कुछ नहीं है कि वहाँ पर आपका लाइक वर्बल देखा जाता है कि लाइक आपका ग्रामेटिकली आप कितने सही हो, बट येस आपको नॉर्मली आपको कम्युनिकेट करना आना चाहिए इंग्लिश में, क्योंकि आपके जो इंटरव्यूज़ वगैरह जो होंगे वो नॉर्मली वो इंग्लिश में ही होंगे। जैसे कि मैं अपने बैचमेट का भी एग्जांपल दे सकती हूँ
कि अगर देखो मैं जैसे बताती हूँ कि अगर TCS कंपनी हो गई, इन्फोसिस कंपनी हो गई, तो इन लोगों को एक्चुअली बहुत इससे मतलब नहीं होता है कि हाँ कैंडिडेट के पास बहुत ज़्यादा उसके पास ये बड़ा प्रोजेक्ट हो, ये प्रोजेक्ट हो, उसने इतना ज़्यादा मतलब लाइक कोडिंग वगैरह कर रखा हो, तो ये सबसे उन कंपनीज को फ़र्क नहीं पड़ती है, मतलब ऐसा कुछ भी उन लोगों को फ़र्क नहीं पड़ता है। बट बेसिकली दे नीड इज़ कम्युनिकेशन, तो उनका यही रहता है कि उनको अच्छा कम्युनिकेशन चाहिए होता है। तो लाइक हमारे कॉलेज में भी ऐसे बहुत सारे एग्जांपल हैं जिनका कि लाइक इन्फोसिस में नहीं हो पाया है और या फिर TCS वगैरह में नहीं हो पाया है बिकॉज ऑफ द कम्युनिकेशन स्किल। सो फॉर दिस रीज़न लाइक कम्युनिकेशन स्किल पे अच्छा कमांड होना चाहिए यहाँ पर। बाकी कंपनी में ऐसा कुछ भी नहीं रहता है, बट हाँ अगर आप बैंगलोर में जाओगे तो वहाँ पे लाइक उनका रहता है कि उन्हें हिंदी नहीं आती है, तो उस केस में तो भाई आपको इंग्लिश में ही आपको कम्युनिकेट करना होगा, तो फिर ये चीज़ होता है। बाकी कोई भी लैंग्वेज रिस्ट्रिक्शन नहीं होता है, यही होता है बेसिकली। देखो ये तो बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है तुमने, एक्चुअली मैं शेयर करती हूँ। तो मतलब एक्चुअली मैं यहाँ पे बस इसलिए आई थी। ओके देखो मैं बताती हूँ। तो कॉलेज में एक्चुअली मतलब मुझे ये चीज़ पता है कि लाइक कॉलेज में आप जितना ज़्यादा एक्सप्लोर करो ये सबसे ज़्यादा बेहतर होता है। तो यहाँ पर मैं आई थी तो सबसे पहले एक्चुअली मैं बता रही हूँ कि मैं स्टार्टिंग में जब यहाँ पे फर्स्ट ईयर में आई थी तो मैं बहुत साई लड़की थी, तो मतलब मैं बोल्डली अपने बात को मैं रख भी नहीं पाती थी। बट हमारे कॉलेज का एक क्लब था जो कि नुक्कड़ क्लब था, तो एक्चुअली वो मेरे पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे मेरा बहुत हेल्प किया है। तो लाइक मैं लिटरली मैं बता रही हूँ कि लाइक नुक्कड़ क्लब ने यही होता है ना कि लाइक कॉलेज में क्लब का बहुत ज़्यादा रोल होता है। तो मैं बेसिकली मतलब मैंने अपना पूरा फर्स्ट ईयर ऑलमोस्ट नुक्कड़ क्लब के पीछे दिया है। उसके बाद फिर सेकेंड ईयर में मैं थोड़ा अवेयर हुई कि हाँ मुझे गेट की तरफ जाना है या फिर प्लेसमेंट वगैरह के रिगार्डिंग जाना है, तो वहाँ पे थोड़ा बहुत आइडिया लगा था कि हाँ प्लेसमेंट के रिगार्डिंग ही करना है। और बाकी फिर मैं बताती हूँ कि मतलब मेरा काफ़ी अच्छा खासा मतलब इंटरेस्ट रहा है कि लाइक मतलब स्टार्टअप वगैरह में है। तो जैसे कि मैं अभी खुद भी एक स्टार्टअप वगैरह पे काम भी कर रही हूँ, सर के साथ ही काम कर रही हूँ, नीलेश सर के साथ काम कर रही हूँ, और साथ में मैं फ्रीलांसिंग का काम करती हूँ, जो कि मतलब अभी भी मैं रेगुलर बेसिस पे मैं करते रहती हूँ फ्रीलांसिंग। और फ्रीलांसिंग में जैसे कि मतलब लाइक मैं बताती हूँ कि मेरा जो प्रोजेक्ट जो होता है वो क्या होता है कि वो अदर कंट्रीज़ का प्रोजेक्ट मुझे असाइन किया जाता है और उस प्रोजेक्ट को मुझे देना होता है और उसके लिए मुझे पे किया जाता है। नहीं, तो उस तरह का नहीं, मैं बेसिकली जो करती हूँ वो मेरा प्रॉपर जो होता है वो मेरे CS बैकग्राउंड से रिलेटेड होता है। हालांकि मुझे मतलब रोबोटिक्स वगैरह का भी मुझे आता है, बट वो सब मैं नहीं करती क्योंकि मेरे पास वो सारे का नॉलेज नहीं है। तो एक्चुअली मैं जो करती हूँ वो बेसिकली वो मैं DSA का ही वो मैं सारा असाइनमेंट्स वगैरह लेती हूँ कि लाइक DSA हाँ लाइक मतलब कुछ ऐसे कुछ कोड होते हैं जिसको कि कोड करके आपको सबमिट करना होता है। तो बहुत बार ऐसे सब्जेक्ट्स वगैरह से रिलेटेड होते हैं कि लाइक CN के बेसिस पर आपको ये होता है और अच्छा खासा वहाँ पे भी आपको होता है। तो ये चीज़ होता है मतलब फ्रीलांसिंग में मैं ये करती हूँ। तो कॉलेज में ये एक नया चीज़ मैंने एक्सप्लोर किया है और साथ ही साथ मतलब मैं अपने खुद के ग्रोथ पर मतलब टाइम देती हूँ थोड़ा बहुत कि लाइक पर्सनालिटी डेवलपमेंट वगैरह पे ये मतलब टाइम देती हूँ मैं। और अभी तो फ़िलहाल मेरा मोटो है कि कॉलेज में एक ऐसा क्लब खोला जाए जो कि बेसिकली फोकस करे स्पिरिचुअलिटी पे। लाइक बेसिकली हम लोग जानते हैं कि बहुत सारे ऐसे कॉलेज हैं, लाइक अगर आपके फ्रेंड्स वगैरह होंगे NIT और IITs में तो आप जानते होंगे कि वहाँ पे ना एक क्लब होता है पर्पस। लाइक मैं बताती हूँ कि लाइक ये जो होता है ना IIT और NIT का टैग, ये बेसिकली आपका ये किस फैक्टर से डिसाइड होता है। तो दिस इज़ नॉट ओनली अबाउट द नॉलेज, सो दिस इज़ बेसिकली अबाउट द कम्युनिटी इन विच यू आर। तो ये आपके कम्युनिटी को डिसाइड करता है। लाइक यू आर इन द Tier 1 कॉलेज, यू आर इन द Tier 3 कॉलेज और यू आर इन द Tier 2 कॉलेज। सो बेसिकली ये आपकी उस पर्सनालिटी को दर्शाएगा जो कि आप यहाँ से निकलने के बाद आप 4 साल यहाँ से निकलोगे तो आप कैसे रहोगे, ये चीज़ आपका मैटर करेगा। तो इसके लिए ना लाइक यही होता है कि कॉलेज का जो कम्युनिटी जो होता है ना वो इस फैक्टर को मतलब बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है कि आप यहाँ से निकलोगे तो आपका क्या एक तरीके का आपका लाइक आप किस तरह के आप एक पर्सनालिटी लेकर के यहाँ से आप निकलोगे। तो बेसिकली यही होता है जो कि कम्युनिटी से एक बहुत बड़ा हम लोग को फ़ायदा होता है। तो यही फ़ायदा जो होता है वो शायद हमारे कॉलेज में नहीं होता है क्योंकि कम्युनिटी का कहीं ना कहीं पर लैक है। बट यस एक्चुअली IITs NIT के लोगों को यही फ़ायदा होता है। तो वहाँ पर बेसिकली क्लब्स वगैरह जो होता है ना वो सबसे ज़्यादा ये सारे चीज़ में हेल्प करता है। लाइक हमारे कॉलेज में भी बहुत सारे क्लब थे, जैसे कि नुक्कड़ क्लब था और डांस क्लब वगैरह था। तो अभी तो कुछ भी ऐसा एक्टिव नहीं है और एक्चुअली ये गैप बस इसलिए हो गया क्योंकि कोविड के कारण ये सारा बहुत कुछ रुक गया है। तो ये चीज़ है मतलब कि ये सारे क्लब्स वगैरह थे बट हमारे कॉलेज में कभी स्पिरिचुअलिटी क्लब नहीं था।
क्योंकि बेसिकली आप लाइफ लॉन्ग आप जो भी अचीव कर रहे हो, जैसे कि आपको लाइक हम लोग जानते हैं कि हम लोगों के साथ ये चीज़ था कि 10th तक पढ़ना है, उसके बाद तो नहीं पढ़ना है। फिर ये चीज़ था कि 12th तक पढ़ना है, उसके बाद तो नहीं पढ़ना है। फिर लगता था कि नहीं, अब कॉलेज ग्रेजुएट हो गए तो मतलब कि अब तो गया, अब कुछ नहीं पढ़ना है। बट मैं बता रही हूँ कि मतलब हम लोग शायद ये चीज़ सब कुछ फील कर चुके हैं कि अभी तक जो था वो तो बस बच्चा बच्चा वाला चीज़ था, क्योंकि इस लाइक 17-18 साल में जो भी किए उससे एक जॉब मिला और एक अच्छा मतलब एक होता है ना कि लाइक आपको पर्सनालिटी ग्रोथ वगैरह करने में हेल्प मिला। बट बेसिकली लाइफ जो है ना वो अब स्टार्ट होगा। तो हम लोग बहुत बार बहुत चीज़ों को टाल देते हैं कि नहीं लाइक अगर कुछ मतलब कि अगर खुद पे ध्यान देना है तो कर लेंगे ना, कॉलेज ख़त्म होगा तो कर लेंगे, 12th पास आउट कर लेंगे तब कर लेंगे। बट ये चीज़ कभी नहीं हो पाता है। तो ये सब के लिए एक होता है ना कि लाइक आपके पर्सनालिटी ग्रोथ में एक अलग तरीके से भी कि लाइक नेगेटिविटी को रिमूव करने के लिए, आपके लाइफ में पॉजिटिविटी लाने के लिए एक्चुअली ये स्पिरिचुअलिटी क्लब का मतलब मैं चाहती हूँ कि लाइक हमारे कॉलेज में ये चीज़ स्टार्ट हो। इवन इनिशिएट भी हो गया है, क्योंकि बहुत सारी गर्ल्स जो हैं उनका लाइक मैंने बना भी दिया है, जो कि एक्टिव हो चुकी हैं और रेगुलर बेसिस पे अपना अपडेट्स मुझे देते रहती हैं। तो ये एक्चुअली एक क्लब मैं चाहती हूँ कि बेसिकली एक ऑफिशियल क्लब बन जाए, जिससे कि लोगों का ग्रोथ हो, क्योंकि ये ऑलमोस्ट कॉलेज में है बट हमारे कॉलेज में नहीं है। सो ये एक लाइक रिगार्डिंग क्लब। थैंक यू मैम। अब मैं शिवानी मैम से पूछना चाहूँगा कि आप अपना एक्सपीरियंस बताएं मैम, आपका कॉलेज एज का एक्सपीरियंस आपने 4 साल में किस तरीक़ा से आपने इसको देखते हैं, इस 4 साल को किस तरीक़ा से आप देखते हैं, आप अपना व्यू बताएं इसमें से। यस मैम। हाँ, तो बेसिकली क्या है कि कॉलेज का सब लोग डेस्परेटली वेट करते हैं कॉलेज में जाने के लिए, क्योंकि ये बात जैसा नेहा ने बोला, मुझे भी लगता था कि 12th तक पढ़ाई करनी है, कॉलेज में आकर तो चिल करना होता है, थोड़ा बहुत पढ़ाई करना होता है। तो मैं भी बहुत एक्साइटेड होकर यहाँ आई थी, जाना कहीं और था बट आ गई यहाँ। तो यहाँ पर हमारे कॉलेज में क्या है, बेसिकली हमें वो इन्वायरमेंट नहीं मिल पाता है जो अदर कॉलेज में मिलता है। एक तो है कि बिहार का कॉलेज है, यहाँ पर अदर स्टेट्स के लोग नहीं आते हैं, तो हम लोग जिस इन्वायरमेंट में अब तक रहते आए हैं उसी इन्वायरमेंट में रहते हैं, ज़्यादा चेंज हम लोगों को नहीं मिलता। और चेंज बहुत इंपॉर्टेंट होता है हम लोग के ग्रोथ के लिए। तो खैर वो हो गया, मेरी एक्सपीरियंस पे आते हैं। तो फर्स्ट ईयर नॉर्मल था, कुछ भी नहीं था, मैं थोड़ी सी सीधी सादी, शाई, हेजिटेटिंग उस टाइप की लड़की थी। मैं रोज़ क्लास जाती थी, अपना काम करती थी, हो गया। फर्स्ट ईयर तक मेरा कुछ भी नहीं था कि मुझे किस फील्ड में जाना है। सेकेंड ईयर में जब आई तो हमारे कॉलेज के मोस्टली सीनियर्स गेट ओरिएंटेड रहते थे, एमटेक करते थे, एमटेक के बाद कहीं और जाते थे। और अच्छा उतना कुछ खासा इंटरेक्शन भी नहीं था अपने एलुमनी से, मेरा बिल्कुल भी नहीं था एटलीस्ट। तो अपने सबसे पहले स्टार्ट हुआ था SIH आया था, अदर को मैंने कहीं से सुना था, स्मार्ट इंडिया हैकेथन के बारे में। तो उसमें पार्टिसिपेट करने के से मेरा एक्चुअली स्टार्ट हुआ था कि मुझे करना क्या है। तो मेरी फ्रेंड थी साक्षी, इसने मुझसे आकर बोला कि तुम हमारे टीम में आओगी, करोगी, क्योंकि SIH में ऐसा होता है कि अगर टीम में गर्ल्स रहती हैं तो थोड़ा सा प्रेफरेंस मिलता है। अगर टाई अप हो रहा है ना तो गर्ल्स अगर नंबर ज़्यादा है तो उसको थोड़ा सा प्रेफरेंस मिलता है। तो मैं कन्फ्यूज़ हाँ मैंने बोल दिया। उस वक्त तक मुझे ना कोडिंग आता था ना डेवलपमेंट आता था, मैं कुछ नहीं करती थी, बस सब्जेक्ट जो पढ़ाया जाता था मैं पढ़ती थी और मोबाइल बेकार सोशल मीडिया यूज़ करती थी। तो यही सब था। फिर पहली बार मैंने SIH में पार्टिसिपेट करने के लिए, जैसे मुझे ऐप बनाना था हम लोगों को, एक डॉक्टर से अपॉइंटमेंट ऐप हम लोग बना रहे थे इसमें प्रेजेंट करने के लिए। SIH में प्रॉब्लम स्टेटमेंट मिलता है, उसके अकॉर्डिंग ही बनाना होता है। तो उसमें कुछ था एक ऐसा, तो वहाँ से मुझे आता नहीं था। मोहित भी थे और हमारे टीम में 2 लोग थे, तो इन लोगों को थोड़ी बहुत नॉलेज थी, तो ये लोग वो देख रहे थे और मैं एक्सप्लोर कर रही थी। बेसिकली थोड़ी बहुत डिज़ाइनिंग वाली चीज़ें, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना, वो सब करती थी। तो क्या है ना कि ऐसा कुछ नहीं है कि अगर कोई आकर के आपको बता देता है कि आपको माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ज्वाइन करने के लिए आपको ये क्वेश्चंस पढ़ने हैं, आपको ये चीज़ें करनी है, आप करो, हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि आपको कोई दे देगा टारगेटेड चीज़ कि यही करना है, हो जाएगा। एक्सप्लोर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप उब जाओगे करते करते, आपको पता ही नहीं रहेगा कि मैं कर रहा हूँ सही है गलत है, ये नहीं पता रहेगा। तो खुद एक्सप्लोर करना बहुत मैटर करता है। इससे तो पहले एक्सपोजर मिलता है, बहुत सारी चीज़ें हम लोग सीखते हैं, छोटी बहुत चीज़ें। मैं छोटी सी बात बताती हूँ, हम लोग लैपटॉप यूज़ करते हैं, बहुत सारे कमांड्स होते हैं जो कि मुझे नहीं पता था। कंट्रोल ए किया तो सारी चीज़ें सेलेक्ट हो जाएंगी, मुझे नहीं पता था, लिटरली मैं बता रही हूँ। मतलब ये सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं, तो ये सब आप एक्सप्लोर करोगे तो पता चलता है। तो मुझे वो मेरा पार्ट था। जब मैं SIH में पार्टिसिपेट करने गई, मुझे बहुत सारी चीज़ें पता चली, बहुत सारी चीज़ें पता चली। उसके बाद कॉलेज में तो हम सेलेक्ट हो गए, हमारा टीम कॉलेज में फर्स्ट आया था, और उसके बाद लेकिन फिर हम फर्दर नहीं सेलेक्ट हो पाए। फिर उसके बाद कोविड वगैरह आ गया। कोविड में घर जाने के बाद और
तब तक सारी चीज़ें ऑनलाइन मूव हो रही थी, बहुत सारे हैकेथॉन्स ऑनलाइन हो रहे थे। हमने एज अ टीम ही बहुत सारे हैकेथॉन्स में पार्टिसिपेट किया, वो भी बहुत एक मेजर रोल प्ले किया। बहुत इंपॉर्टेंट होता है फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में अलग अलग चीज़ें करना। ये नहीं माइंडसेट बना के रखना चाहिए कि मुझे यही करना है और एंड्रॉयड डेवलपमेंट करना है मुझे, ऐसा कुछ नहीं होता। आप एक्सप्लोर तो करो एटलीस्ट क्या क्या चीज़ें हैं। तो अलग अलग करते करते तो मुझे पता था वेब में भी मुझे पता नहीं था। मैं एंड्रॉयड फील्ड में इसलिए आई क्योंकि वहाँ पर मुझे दिखता था ना, मेरा यही थॉट था कि वेब में करने के लिए इतनी सारी चीज़ें सीखनी पड़ती हैं। HTML सीखो, CSS सीखो, मतलब बहुत सारी टेक स्टैक्स थी। एंड्रॉयड में क्या है कि एक एंड्रॉयड स्टूडियो सीख लो, जावा सीख लो, हो गया, आप उसमें रगड़ते रहो, काम हो जाएगा। तो मैं इस तरीके से एंड्रॉयड में आई थी। तो और हाँ, लॉकडाउन के टाइम में थोड़ा थोड़ा डेवलपमेंट किया मैंने। फिर 3-4 हैकेथॉन्स में हमने पार्टिसिपेट किए, बहुत में किए, 3-4 नहीं एक्चुअली। किसी में तो हमारा PPT भी नहीं सिलेक्ट होता था और इतना टाइम हम लोग देते थे, तो एकदम रिग्रेसिव, खाना पीना छोड़ करके कि ये करो वो करो, सिलेक्ट हो ही जाएंगे, गर्ल्स का है सिलेक्ट हो जाएंगे, बट कुछ होता नहीं था एक्चुअली। कहीं ना कहीं जा कर के डिस्क्वालीफाई हो जाते थे। फिर उसके बाद मैंने DSA करना शुरू किया। तो मैंने एक्चुअली स्टार्ट किया था हैकर रैंक से क्वेश्चन सॉल्व करना। इनिशियल क्या ये सेकेंड ईयर का एंड फेज़ था, है ना, वही टाइम था। कोविड का स्टार्ट फेज़ था, वो ज़्यादा अच्छा है याद करना। ईयर से बेटर कोविड से हम लोग रिलेट करें। तो हाँ, तो उस वक्त मैं धीरे धीरे मेरा वहाँ से कोडिंग स्टार्ट हुआ। मैं DSA मैंने करना स्टार्ट किया और फिर मुझे एक मतलब एक पता चला, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं, कोड सेफ वगैरह हर जगह से करते हैं लोग, बट मुझे फ्रेंड्स सर्कल से ही पता चला वेब कोडिंग के बारे में। मैं उससे करती थी। वहाँ मुझे एक्चुअली क्वेश्चंस के भी वीडियोस मिलते थे, आंसर्स के भी मिलते थे, मुझे बहुत अच्छा लगता था वहाँ से करना, तो मैं उधर से करती थी। तो धीरे धीरे हो गया, ऐसे करते गए। अच्छा एक्सपीरियंस रहा। कॉलेज में कुछ उसके बाद कॉलेज से कोई लेना देना नहीं रहता था, क्लास जाओ ना जाओ कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। हमारे कॉलेज में ये एक्चुअली बेनिफिट है, उतना अटेंडेंस के लिए प्रॉब्लम नहीं होता है, मैनेज हो जाता है वो सारी चीज़ें। एंड एग्ज़ाम्स के लिए भी हमें उतना नहीं पढ़ना पड़ता। एक्चुअली किसी भी कॉलेज के स्टूडेंट्स एग्ज़ाम्स के लिए नहीं उतना पढ़ते हैं। 1 दिन पढ़ो, 2 दिन पहले पढ़ो, आपका हो जाएगा, उतना तो आप कर ही लोगे। जिसको 9 CGPA चाहिए उसे मेहनत करनी होगी। मुझे इतना चाहिए था कि 7.5 इतना मेंटेन रहे कि मैं कहीं भी जा सकूँ। तो ओवरऑल एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। बहुत सारे, मैं भी बहुत शाई नेचर की थी यहाँ पर, और मैंने क्लब्स तो कोई नहीं ज्वाइन किए थे, बट ये हैकेथॉन्स, टीम कॉन्टेस्ट वगैरह में पार्टिसिपेट करते करते धीरे धीरे लोगों से बात करते करते मतलब मुझे भी बहुत सारी चीज़ें पता चली। इन सब के अलावा अगर बात करें कॉलेज के सीनियर्स का, तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है एलुमनीज़ का। तुमने क्वेश्चन भी किया था किसी से, एलुमनी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है हम लोग के लाइफ में। मैं बता रही हूँ, जब मेरा इंटर्नशिप स्टार्ट हुआ था तो मैं पहले वीक में इतनी डिप्रेस हो गई थी, मुझे लगा कि यार ऐसे कैसे चलेगा, मैं तो कुछ कर ही नहीं पा रही हूँ, सिर्फ पूरा दिन रात मेरा इंटर्नशिप कंपनी का काम करने में निकल जा रहा था। मैं बहुत परेशान थी। फिर हमारी एक मैम है, सुरभि झा मैम है, वो सिस्को में है अभी। तो हाँ, तो उनसे हमने, मैं और साक्षी, उनको प्लान बनाया कि कॉल करेंगे। बात किया हमने 1 घंटे तक ऑलमोस्ट हमारी उनसे बात हुई। उन्होंने बहुत सारी चीज़ें बताई कि एक्चुअली कंपनीज़ में होता क्या है। उनका काम है प्रेशर देना, और आपका काम है कि आप मतलब उसको लो और उसके साथ साथ काम करते रहो, उसको पर्सनली मत अफेक्ट होने दो। वो तो प्रेशर, स्टार्टअप्स का क्या है, मेरी कंपनी स्टार्टअप थी, बहुत ही रिग्रेसिव काम वहाँ होता था। 1 वीक में आप काम करो, टास्क असाइन हुआ, डिलीवर करो, बहुत फास्ट होता था। तो और ये क्या है कि कॉलेज में हम लोग खुद के रूटीन के अकॉर्डिंग रहते हैं, किसी का प्रेशर नहीं होता है, तो इसलिए हम लोग को ना रिस्पॉन्सिबल हम लोग नहीं होते हैं। और वहाँ जाकर हम लोगों को एक लिमिटेड इंटरवल में किसी को अपडेट देना होता है, काम करना होता है, तो ये थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता था। तो एलुमनी ये सब चीज़ें में बहुत हेल्प करते हैं। लाइक वो बताएंगे, वो उस चीज़ से गुजर चुके हैं, क्या है, कैसे हमें रहना चाहिए। इन सब के अलावा अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो उसमें भी गाइडेंस की ज़रूरत होती है। आप ऐसे ही नहीं कर सकते हो पढ़ाई। नॉर्मली हम लोग बोर्ड का भी एग्ज़ाम देते हैं, तो उसमें भी हम ट्यूशन लेते हैं, हम लोग टीचर्स बताते हैं कि इन सारे क्वेश्चंस को ऐसे टैकल करना है, पहले ये क्वेश्चंस बनाओ। तो ये गाइडेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये एलुमनी ही करेंगे। और एलुमनीज़ का क्या है, कॉलेज में रहते हुए, हमारे कॉलेज में तो सीनियर जूनियर्स का थोड़ा सा खट्टा रिश्ता होता है, बट निकलने के बाद हाँ बहुत ज़्यादा हेल्प मिलता है। हाँ हाँ, ऐसा यहाँ के स्टाफ से जो मैं बातचीत करता हूँ, लोग बताते हैं कि
ईयर्स पहले बहुत ज़्यादा था, जब हम लोग के टाइम हाँ मतलब 18 बैच से ही हाँ, बट अब बहुत मतलब चीज़ें काफ़ी ठीक हो गई हैं। धीरे धीरे देखो ये क्या होता है, इन्वायरमेंट कहीं का भी स्टूडेंट से बिल्ड होता है। कॉलेज कुछ नहीं करेगा, फैकल्टीज़ क्या करेंगे, प्रोफेसर्स क्या करेंगे, हमारा बिहेवियर डिसाइड करता है कि कैसे इन्वायरमेंट में है। अगर हमारे बैच में बहुत मतलब अच्छा इन्वायरमेंट है, एटलीस्ट हम लोग के पहले के बैच में प्लेसमेंट के लिए बहुत लोग अवेयर नहीं रहते थे। नहीं, हमारे हाँ हम लोग BCC से आए हैं। हमारे जूनियर साहब हाँ, तो मैं बता रही थी एलुमनीज़ के बारे में। तो यही बात है, एलुमनी से आप सबको भी सबको टच में रहना चाहिए। वो उन्हें अच्छा लगता है अपने कॉलेज के स्टूडेंट्स को गाइड करके, उन्हें बहुत खुशी मिलती है। और इवन हाँ श्योर रहो। और हमारे भी हाँ, तो वही बात है। इवन जैसे बात आती है रेफरल लेने की, आजकल बहुत इंपॉर्टेंट है रेफरल लेना, क्योंकि कंपनीज़ में यार अप्लाई करते जाओ आप, पता नहीं क्या होता है, मुझे तो समझ ही नहीं आता है क्यों नहीं रिस्पॉन्स देते वो लोग, रिजेक्ट ही कर दो, मतलब रिज्यूमे नहीं सिलेक्ट होता। बहुत इवन इंटर्नशिप करने के बाद भी बहुत सारी ऐसी कंपनीज़ है जहाँ पर रिज्यूमे नहीं सिलेक्ट करते वो लोग। तो इन सब जगहों पर रेफरल बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और अगर आपके एलुमनी रहेंगे तो वो खुशी खुशी देंगे। तो एक्सपीरियंस मेरा बहुत अच्छा था, बहुत कुछ मैंने सीखा, एक्सपोजर मिला, एंड आई होप आप सबको भी मिले। थैंक यू। नीलेश सर, आप बताएंगे कि जो है आपने स्टार्टअप का आइडिया कहाँ से आया और आपने इसको किस तरह से मूव ऑन किया इसमें? पहले कॉलेज का एक्सपीरियंस बता देता हूँ। हाँ, जब एडमिशन चल रहा था, मतलब 18 में एडमिशन कराया, तो मैं पहले भागलपुर आया नहीं था कभी भी। मैं नज़दीक से यहीं लखीसराय से हूँ, लेकिन मैं भागलपुर नहीं आया था कभी, और कभी सोचा भी नहीं था, मुझे पता भी नहीं था कि भागलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज है। मुझे MIT के बारे में सिर्फ पता था, बिहार में एक कॉलेज है MIT, उसी के बारे में जानता था, और भागलपुर के बारे में जानता नहीं था। और ऐसा भी था कि मेरे मामा जी यहाँ से पास आउट थे, लगभग 90s बैच 1990 बैच के पास आउट है, मेरे कज़न मामा जी हैं यहाँ से पास आउट, और हमको पता नहीं था कि मतलब सोच लो ऐसा हाल था। जब मैं फिर यहाँ पे आया तो आते के साथ मतलब इतना मूड ख़राब हुआ कॉलेज आके। पहले इतना रोड ख़राब था, पूरा सबौर स्टेशन उतरा, फिर यहाँ पे आया पूरा मूड ख़राब। मतलब मैं इतना डिप्रेस फील हो रहा था मुझे, मैं ये कहाँ आ गया हूँ, मैं यहाँ पे एडमिशन करा रहा हूँ, अजीब लग रहा है मुझे, मतलब बहुत बुरा लग रहा था। लेकिन अगर मैं उस टाइम को और अभी से कंपेयर करता हूँ तो फिर वो चीज़ सब चला गया। शुरुआती में मैं 2-4 महीना मतलब बोल सकते हैं कि फर्स्ट सेमेस्टर तक ये प्लान था कि नहीं यार फिर से मेंस का तैयारी करना है, लेकिन मैं मेंस का तैयारी भी नहीं कर सकता था सही से, क्योंकि मेरा 20 परसेंटाइल वाला केस में प्रॉब्लम हो चुका था। अब उसके लिए फिर बोर्ड दो ये दो, तो फिर छोड़ दिया मैं उसको। तो फिर चलो अब यहीं रहना है, यही करना है। CSE ब्रांच मिल गया। फर्स्ट ईयर में तो क्लासेस भी लगभग आता ही था, चलता ही था, सब चीज़ चला ही। ऊपर से यहाँ गुटबाजी जो होती है फाइलम वाइलम, तो सब में भी एडअप करने का प्रयास किया गया, मैं एडअप हुआ नहीं। उसके मतलब नहीं हुआ एडअप, फिर निकल गया। और फिर आगे ठीक ही चला, फर्स्ट ईयर लगभग सही चला। उसके बाद फर्स्ट ईयर में शायद या सेकेंड ईयर में इसरोस का कब हुआ था, रोबोटिक्स वाला, हाँ उसमें ज्वाइन हुआ। फिर उसमें टीम बना। और ये होता है कि आपका कॉलेज का स्टार्टिंग में जो टीम बनता है ना, ग्रुप, चाहे कोई भी आपका डिपार्टमेंट में हो या कोई भी क्लब से जो भी ग्रुप बनता है, वही ग्रुप रह जाता है लास्ट तक। यही होता है वो, आप उसमें मतलब ऐसे आप उसमें कुछ नहीं कर सकते हो। अब किस्मत ख़राब है तो किस्मत ख़राब हो जाएगा, अच्छा है तो अच्छा रहेगा, बस ऐसा ही। तो ऐसा ही रहेगा। तो ऐसा ही मेरे साथ भी कुछ हुआ, ऐसा घटना घटी मेरे साथ, फिर चला और अभी तक झेल रहा हूँ उसी घटना। फिर सही था। फिर सेकेंड ईयर में फिर कुछ वही सेकेंड ईयर बोल सकते हैं या फर्स्ट ईयर के लास्ट में वही वेबसाइट बनाना स्टार्ट। उसमें मतलब बेसिक स्क्रैच पे उस समय कुछ समझ में नहीं, सिर्फ HTML और CSS कुछ आती थी, और पूरा फंक्शनल वेबसाइट नहीं था, जावास्क्रिप्ट कुछ नहीं आती थी। फिर उससे धीरे धीरे कुछ वेबसाइट बनाया, बहुत अच्छा लगा। उसके बाद फिर आपका ये कॉलेज में क्या होता है कि आप कुछ भी करते हो ना, तो सबसे पहले पेपर में नाम आता है ये होता है, ठीक ना, भले वो है कुछ नहीं, लेकिन पेपर में नाम आएगा सबसे पहले। सब ऐसा हाल है, मतलब अंधों में काना वाला राजा वाला कहानी है। तो उस तरह का था। फिर आपको बहुत मतलब आप तो जान रहे होते हो कि मैंने किया क्या है, तुम्हें पता होता है, लेकिन वही दिखाने के लिए होता है। बहुत लोग हाँ तुमको अप्रिसिएट करेंगे, सही है, लेकिन बहुत बार लगता है कि नहीं, जितना अप्रिसिएशन मिल रहा है उस काबिल काम हुआ नहीं है, लेकिन अप्रिसिएशन बहुत मिलता है। अब बहुत ऐसा हुआ कि तुम उस लेवल काम भी किया तो अप्रिसिएशन भी नहीं मिलेगा, कोई जानेगा भी नहीं। तो उस तरह का फिर हुआ। फिर मतलब वहीं से फिर था आपका वही ट्यूशन वाला कुछ ट्राई किया था, फिर रन भी किया था। सेकेंड ईयर में रन भी किया था, कॉलेज में रन भी किया, मतलब यहाँ भागलपुर में रन भी किया था।
लगभग अच्छा रिस्पॉन्स था, ठीक था। बहुत सीनियर का कॉल आता था, अच्छा तुम ट्यूशन वाला काम कर रहे हो, कंसल्टेंसी वाला काम है ना, छोड़ दो यार ये सब मत करो, गेट का तैयारी करो। तो ऐसा भी होता है, मतलब आप मतलब क्योंकि माहौल नहीं उस तरह से यहाँ, मतलब सोच लो कि प्लेसमेंट का माहौल है ही नहीं, स्टार्टअप तो फिर मतलब दूसरा गोला का चीज़ हो गया, समझ रहे हैं ना। तो ऐसा कहानी है, मतलब प्लेसमेंट का भी माहौल नहीं है। तो फिर थोड़ा सा, लेकिन मुझे इस सबसे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, मतलब जो करना है मैं अपने करते गया, मैं वो ज़्यादा उतना इंटरेक्शन उस सब चीज़ में नहीं रखा, फिर चलते रहा। और सबसे ज़्यादा कमी आती है कि हम लोग का सीनियर का एलुमनाई बिल्डअप उतना सही नहीं है कॉलेज में, ये तुम लोग भी नोटिस नहीं है। मतलब अब तो कुछ कुछ बनने लगा है, वही मतलब कोविड की वजह से ऑनलाइन लोग जब आने लगे तो बहुत कनेक्शन बनने लगा। अब पहले से बिल्डअप उतना है नहीं, जो भी बिल्डअप है तो एक मतलब एक सीमित जगह तक है, किसी लोग तक है, किसी लोग तक नहीं है, मतलब इस तरह से, मतलब नहीं है, अच्छा बिल्डअप नहीं है। तो उस पर हम लोग चाहते हैं कि एक अच्छा बिल्डअप बने। तुम लोग अगर इनिशिएट करते हो तो, क्योंकि हम लोग तो निकलेंगे, फिर तुम लोग इनिशिएट करोगे तो वो बन जाएगी, वो धीरे धीरे बनने लगेगी। मैं खुद ये ऑब्ज़र्व कर रहा हूँ कि अब कुछ कुछ वो चीज़ें सही हो रही है। फिर ऐसे ही था, फिर सीनियर का उतना बिल्डअप नहीं था, जिसकी वजह से उतना उसमें मतलब आपका स्टार्टअप में मतलब उतना सीनियर का मदद नहीं आया। मतलब मोहित का भी पहले था, मतलब हम लोग का ग्रुप में था ऐसा कि हम लोग कुछ कुछ नया हमेशा ट्राई करते रहते थे। मतलब मोहित का भी था डॉक्टर वाला ऐप, मतलब ये था अपॉइंटमेंट शेड्यूलिंग वाला कुछ ऐप था इस तरह से। फिर एक और कुछ था तुम्हारा फीमेल वाला कुछ, वो हाँ वो वाला था। तो वुमेन सेफ्टी को लेके भी था। तो हम लोगों ने काम किया, और गवर्नमेंट स्टार्टअप पे बहुत ज़्यादा फंडिंग कर रही है अभी। मतलब स्टार्टअप इंडिया एक स्कीम भी है सेंट्रल गवर्नमेंट की, आपका स्टेट गवर्नमेंट भी फंडिंग करती है, कॉलेज में फंडिंग आती है। हाँ, अब कॉलेज को उस पर काम करना होता है, मतलब कॉलेज को मतलब बहुत होती है। मतलब आप स्टार्टअप करना चाह रहे हैं तो कॉलेज फंडिंग देता है, आपका बिहार गवर्नमेंट की तरफ से ही फंडिंग मिलती है। तो इस तरह का कहानी था स्टार्टअप को लेके। अब बाकी मतलब वही है कि गवर्नमेंट तो फंडिंग दे रही है, गवर्नमेंट इस पर इनिशिएशन ला रही है, लेकिन कॉलेज उतना ज़्यादा एग्रेसिवली इस पर काम नहीं कर रहा है। और हम लोग को भी होता है कि आप सेकेंड ईयर तक काम कर लोगे, लेकिन थर्ड ईयर आते आते मतलब आपको थोड़ा डर आने लगता है कि भाई कैरियर इसमें है या नहीं है। क्योंकि आपके पास कुछ भी है तो आप मतलब आपको लगता है मैं इसको स्केल अप कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा। तो मेरे साथ भी ऐसा ही रहा, मतलब साथ में चल रहा है, लेकिन साथ में वही कि आपका स्टार्टअप तो चल रहा है, लेकिन हाँ कैरियर का कुछ चाहिए, एक मतलब रिकरिंग तो चाहिए, कुछ पैसा तो हर महीना आना चाहिए इस तरह का। उसमें तो गारंटी नहीं है, कभी आया कभी नहीं आया, और छोटा स्केल पे है तो फिर कैरियर का बोझ आने लगता है। तो फिर लोग कैरियर में घुसते हैं, मतलब ये एक थ्रेट है, कैरियर थ्रेट है कि आपको आना पड़ता है उसमें। फिर प्लेसमेंट का तैयारी, फिर उसी तरह से चलता है सब चीज़। और एक बार मैं ये ऐड ज़रूर करना चाहूँगा, मैं पहले तो प्लेसमेंट का उतना नहीं कर रहा था, लेकिन लास्ट 1 महीना से मैं थोड़ा प्लेसमेंट पे मतलब अप्लाई करने लगा। आपका ऑन कैंपस तो है नहीं कुछ, ऑल कैंपस के नाम पे पूल कैंपस होता है जो कुछ नहीं हो पाता उतना अच्छे से। बाकी ऑफलाइन इन द सेंस ऑफलाइन नहीं, मतलब ऑफ कैंपस ट्राई करना। तो ऑफ कैंपस में सबसे बड़ा पहला ही हर्डल ये होता है कि आपका रिज्यूमे ही शॉर्टलिस्ट नहीं होता। मेरे साथ भी मतलब बहुत हुआ, मतलब अगर मैं बैठ रहा हूँ, आज शाम में बैठा या रात में बैठा, तो मैं 50 जगह अप्लाई किया। बहुत कंपनी तो ये मतलब इतना ध्यान रखती है कि आपका रिजेक्शन मेल भेजती है, बहुत कंपनी तो भेजती भी नहीं है, कोई मतलब नहीं, मतलब आपको भेजेगी भी नहीं, लेकिन बहुत कंपनी भेज देती है रिजेक्शन मेल की, या मतलब अच्छा मतलब आपको अच्छा से लिखेगा, मतलब लेकिन वही है मतलब रिजेक्शन मेल रहता है इस तरह से कि आपका बहुत अच्छा है, रिज्यूमे बहुत सही है, लेकिन सॉरी आई कैन नॉट गो फर्दर फॉर दिस, ऐसे करके। तो ऐसे होता है। लेकिन होता है क्या, रिज्यूमे शॉर्ट लिस्टिंग में सबसे बड़ा स्किल क्या होता है कि आपका रिज्यूमे कैसे शॉर्ट लिस्ट हो। सबसे बड़ा तो आपका स्किल, आप क्या जान रहे हैं, आपका क्या टेक्नोलॉजी, वो तो आपका होना चाहिए। ऊपर से थोड़ा सा आपको बहुत केस में आपको थोड़ा झूठ भी लिखना होता है। बहुत मतलब सीनियर से भी सुनने में आया कि ऐसा कि आपको बहुत ज़्यादा मतलब पूरा सच नहीं रहना है, थोड़ा सा झूठ लिखना पड़ेगा। हाँ, एग्जरेट करना है, मतलब उस तरह से नहीं, हाँ एग्जरेट करना पड़ेगा आपको, मतलब वो करना होता है। उससे क्या होता है, थोड़ा चांसेस बनती है, हर लोग करता है, मतलब इवन IIT and IITs में सब जगह होता है, मतलब ऐसा नहीं है कि वो ऐसा कुछ नहीं है। और क्या होता है कि वो लोग रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट करने के लिए मैनुअली नहीं करते हैं, उनके पास सॉफ्टवेयर है, उनके पास रिज्यूमे ऑटोमेटिक, मानो 1000 रिज्यूमे आई, सपोज दैट कोई भी पोस्टली 1000 रिज्यूमे आया, तो उनका सॉफ्टवेयर खुद शॉर्टलिस्ट कर देगा। मानो उनको वो कर दिया कि मुझे 100 मतलब प्रायोरिटी ऑर्डर में 100 रिज्यूमे चाहिए, तो उनका सॉफ्टवेयर खुद शॉर्टलिस्ट कर देगा, वो मैनुअली नहीं देखते। हाँ नहीं, वो मैनुअली रिज्यूमे नहीं देखते, देख ही नहीं सकते, लाखों रिज्यूमे आता है, मैं उस सॉफ्टवेयर देखता है। सॉफ्टवेयर क्या करता है, जैसे उनका जो जॉब पोस्ट है, उनका जो रिक्वायरमेंट है, जो स्किल है, जो भी उन्होंने डाला है, तो उनका एक कीवर्ड होता है, मतलब हर चीज़, जैसे जावा हो गया,
सपोज जावा हो गया, जावा स्क्रिप्ट हो गया, रिएक्ट हो गया, नोट जेएस, जो भी जितना भी है, मतलब एसक्यूएल हो गया, जो भी मतलब आपका टेक्नोलॉजी, जो भी आपका कीवर्ड है, आप मतलब कोई भी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपका रिज्यूमे में वो पोस्ट से कितना मिलता जुलता कीवर्ड है, कितना परसेंटेज मिलता जुलता है। तो जो सॉफ्टवेयर होती है वो सॉफ्टवेयर क्या करता है कि आपका मतलब रिज्यूमे वो मतलब वहाँ पे ऐसा रहता है कि हाँ, अगर एटलीस्ट 60% टू 70% अगर मैच कर रहा है तो वो रिज्यूमे को शॉर्टलिस्ट करो। तो वो उस पर मैटर करता है कि आपका रिज्यूमे का कीवर्ड जो होता है वो आपका जॉब पोस्ट से बहुत ज़्यादा मैचिंग होना चाहिए, उस पर डिपेंड करता है। तो मेरा खुद में ऐसा रिजेक्शन हुआ, फिर थोड़ा सा इसमें एक्सप्लोर किया, कुछ बात किया सीनियर से या अपने कलीग से बात किया, तो पता चला कि आपको ये चीज़ ध्यान रखना होता है। तो बहुत बार क्या होता है कि हम लोग क्या करते हैं कि एक रिज्यूमे बना हुआ है, एक कॉमन रिज्यूमे बना हुआ है और हम लोग हर जगह वही मारते जाते हैं। तो उसमें ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि प्रोबेबिलिटी आपका कमता है, मतलब आप हर जगह कॉमन रिज्यूमे डाल रहे हैं। बहुत बार तो ऐसा होता है, आप देख भी नहीं पाओगे कि रिक्वायरमेंट क्या है, हम लोग उतना नहीं पढ़ पाते हैं, नहीं पढ़ सकते हो, डालते रहते हैं हम लोग, पूरा मतलब ऐसे करते रहते हैं, इस तरह से रहता है। तो यहाँ पर थोड़ा होता है कि थोड़ा आपको टाइम देना होगा कि अगर फ्रंट एंड है तो फ्रंट एंड की तरह हम लोग का रिज्यूमे होना चाहिए। DSA एल्गो तो वो एक है ही, और आपका अगर स्किल में है कि हाँ फ्रंट एंड में है, फ्रंट एंड डेवलपमेंट में है, तो आपका फ्रंट एंड टाइप का रिज्यूमे उस तरह का आपका सॉर्टेड होना चाहिए, जिससे क्या होता है कि आपका चांसेस बनता है आपका सिलेक्शन का, मतलब रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट का, सिलेक्शन का नहीं, रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट का चांसेस बनता है। और बहुत बार क्या होता है कि आप रिज्यूमे में बहुत मतलब ये चीज़ मत डालो कि हार्ड वर्किंग, ये सब चीज़ होता है ना, वेरी ओबीडिएंट, इस टाइप का चीज़ नहीं, वो सब सुनना पसंद नहीं किसी को। वो सब जान रहे हैं हार्ड वर्किंग कुछ नहीं, हम देख लेंगे हार्ड वर्किंग है या नहीं, तुम्हारा रिज्यूमे देख लेगा हार्ड वर्किंग है या नहीं, क्या प्रोजेक्ट है, क्या काम किए हो, कितना क्वेश्चन बनाया हो DSL में, DP कैसा है, ये सब से पता चल जाता है। DP मतलब डायनामिक प्रोग्राम, तो इस तरह से पता चल जाता है। तो ये सब चीज़ से मतलब हटना चाहिए, मतलब वो चीज़ मतलब एक्स्ट्रा चीज़ नहीं हराना चाहिए। और एक चीज़ और ऐड करूँगा कि आपका मतलब टू द पॉइंट होना चाहिए रिज्यूमे, मतलब ज़्यादा नहीं। मतलब अगर वो रिएक्ट डेवलपर को खोज रहा है तो आपका रिज्यूमे में वो दिखना चाहिए कि हाँ रिएक्ट इससे टपक रहा है रिज्यूमे से, इस तरह का नज़र आना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं कि रिएक्ट है तो हम मतलब डाल देते हैं लोग, अगर प्रोजेक्ट है तो प्रोजेक्ट डालिए कि हम एंड्रॉयड भी किए हुए हैं, ये भी किए हुए हैं, सारा चीज़ डाल दिए। तो बहुत बार रिक्रूटर का मन में आता है यार ये सब चीज़ तो अच्छा से नहीं किया होगा, ऐसा भी होता है। मतलब पॉइंट टू पॉइंट ये चेंज हो सकता है, लेकिन ये होता है कि रिक्रूटर को लगता है, जैसे हम लोग भी अगर, जैसे मैं खुद स्टार्टअप में ऐसे काम करता हूँ, मुझे भी अगर रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट करना था तो मैं ये चीज़ देखता हूँ कि यार इतना चीज़ तो नहीं किया होगा, तो उसके पास तो उतना टाइम नहीं है कि सबका रिज्यूमे देखे, तो वो रिज्यूमे को थोड़ा साइड कर देता है। फिर देखता है ना मेरा जॉब से एकदम टू द पॉइंट ये है, ये बंदा रिएक्ट किया है तो रिएक्ट पे ही सारा किया है, तो ऑब्वियसली सिर्फ रिएक्ट किया है तो रिएक्ट ही ज़्यादा किया होगा। तो ये चीज़ होती है। और हम लोग क्या गलती करते हैं स्टार्टिंग में कि हम लोग सारा चीज़ करते हैं, मतलब हम भी थे तो HTML भी कर रहे हैं, कभी मतलब प्रोग्रामिंग में कर रहे हैं तो प्रोग्रामिंग मतलब कभी कम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग कर रहे हैं तो उधर चले गए, फिर इसको छोड़ दिए, मतलब हम लोग बैलेंस नहीं कर पाते हैं। तो ये चीज़ बहुत बड़ा इशू होती है। और आपको क्या होता है कि आपको सेकेंड ईयर तक ये चीज़ आपको सोच लेना चाहिए कि हमको किस फील्ड में जाना है, मतलब क्या करना है। अगर डेवलपमेंट में जाना है तो वेब में जाना है या ऐप में जाना है। अगर ऐप में जाना है तो हमको किस चीज़ में करना है, कॉटलिन से करना है या जावा से करना है। अगर हम डेवलपमेंट में जा रहे हैं तो किस पे करना है, मतलब रिएक्ट या एंगुलर या जो भी जिस पे करना है। तो आप पहले डिसाइड हो लें और आप उसमें घुस जाइए, मतलब ज़्यादा आपको नहीं करना चाहिए। मतलब आप इन्फॉर्मेशन के लिए कर रहे हैं ठीक है, लेकिन आपको ज़्यादा उसमें घुसा रहना चाहिए। मतलब जहाँ तक मुझे अभी तक ये एक्सपीरियंस हुआ और मैं कुछ फेस किया हूँ तो मुझे ये समझ में आ रहा है अभी तक। सर ये अब इंटरव्यू रैप अप करना चाहेंगे, उससे पहले एक प्रश्न आपसे सर मोहित सर से पूछना चाहेंगे सर कि जो है इंटरव्यू में आपने किस टाइप से वर्क किया जो कि आपको जो है PPO मिल गया, मतलब इंटर्नशिप के दौरान ही या इंटर्नशिप के जस्ट बाद ही आपने किस तरह से वहाँ पे काम किया उसका। हाँ यस सर, मतलब इंटर्न के बाद यस आपको जो स्टॉक्स में PPO मिल गया था ना, मतलब आपने वहाँ पे किस टाइप का मतलब किस तरह से काम किया है, किस तरह से वहाँ पे एक मतलब कि चीज़ों को ये किया जो कि आपको जो है मिल गया मतलब कि PPO। देखो यहाँ पे भी दो चीज़ है, मतलब पहला तो ये है ना कि जब तुम इंटर्न स्टार्ट कर रहे होते हो, मतलब क्योंकि तुम कॉलेज से जा रहे हो, तुम कभी कितना भी मतलब मैंने भी काफ़ी एक्सटेंसिव प्रोजेक्ट्स पे काम करा था जो कि प्ले स्टोर पर डाला था। फिर भी मैं वहाँ गया तो मतलब बहुत सारी चीज़ें जो मुझे पता ही नहीं थी एंड्रॉयड के बारे में, मतलब मैक्सिमम चीज़ें ऐसा लग रही। इनफैक्ट तो मैंने जावा में काम करा था, यहाँ कॉटलिन हो गया था, मतलब लैंग्वेज ही चेंज हो गया। उसके बाद बहुत सारी चीज़ें चेंज हो जाती हैं। इंडस्ट्री लेवल पे बहुत सारी चीज़ें होती है जो तुझे हमें पता ही नहीं होती है कि वो चीज़ वहाँ पे यूज हो रही होंगी, यहाँ पे नहीं हो रही होंगी, ठीक है। तो ये एक चीज़ है। सबसे मुझे ऐसे क्रिस्प और क्रक्स में बोले ना, तो सबसे अच्छा चीज़ है कि तुम ट्राई करो कि जो भी चीज़ें तुम एनकाउंटर कर रहे हो, ठीक है, उसको तुम समझो, सीखो और ट्राई करो कि तुमको कैसे मज़ा आए काम करने में, ठीक है। सिंपल चीज़ है, ट्राई करो कैसे मज़ा आएगा। अगर तुमको मज़ा आएगा ना काम, कोई भी चीज़, अगर एक सिंपल बात बोलते हैं, अगर तुम दर्जी हो, अगर कपड़ा सिलते हो, अगर तुमको मज़ा आ रहा है ना,
तो उस जगह का तुम पॉपुलर दर्जी बन जाओगे। तुमको मज़ा आना चाहिए काम करने में, बस यही करो। यस हाँ थैंक यू सर।